प्लैनेटरी मोशन में निम्न में से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी कंजर्व रहती है? तो इसका आंसर है एंगुलर मोमेंटम। इसी सवाल को एग्जामिनर एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता है, वो कहेगा केपलर का द्वितीय नियम किसके संरक्षण पे कार्य करता है? तो अगेन आंसर हो जाएगा कोणीय संवेग। और कोणीय संवेग आपका डायमेंशनल फॉर्मूले के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml² T⁻⁻1। ये कोणीय संवेग का विमा होता है और यही हमारा प्लांक नियतांक की भी विमा होती है, इसलिए इसको याद रखना। अब यहाँ पे मैंने लिखा केपलर। कुछ ऐसे नाम हैं जो आपको याद रखने हैं, जैसे किरचॉफ, जो आपके एयरफोर्स और नेवी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। किरचॉफ का प्रथम नियम पूछा जाए तो आवेश संरक्षण पे, चार्ज कंजर्वेशन पे। द्वितीय नियम पूछा जाए तो एनर्जी कंजर्वेशन पे वर्क करता है। जैसे ये क्वेश्चन है, जैसे फर्स्ट वाला जिसमें पूछा गया है ग्रहों की गति में क्या कंजर्व रहता है। सिमिलर क्वेश्चन बनेगा, कहेगा किरचॉफ का सेकंड नियम किसके कंजर्वेशन पे कार्य करता है? तो एनर्जी। और किरचॉफ का प्रथम नियम पूछा जाए तो चार्ज, आवेश संरक्षण पे। ठीक है। अब जैसे बात करें आपका लेंज। लेंज ऐसा नाम है जो आपने सुना होगा, और एयरफोर्स और नेवी में ऐसी चीज़ें बहुत पूछी जाती हैं। आपसे कहा जाएगा कि लेंज का नियम किसके संरक्षण पे कार्य करता है? तो लेंज का नियम भी हमारा जो इंड्यूस्ड करंट का ऊर्जा संरक्षण पे कार्य करता है। अब यहाँ पे रेखीय ऊर्जा लिखा हुआ है, लेकिन एक और क्वेश्चन बनता है कि रॉकेट किसके प्रिंसिपल पे कार्य करता है? जो रॉकेट होता है वो रेखीय संवेग यानी कि लीनियर मोमेंटम के प्रिंसिपल पे कार्य करता है, रेखीय संवेग के प्रिंसिपल पे कार्य करता है। अब ये कुछ लॉ हैं जो आपको तैयार कर लेने हैं, जैसे थर्मोडायनामिक का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, बीन का नियम, स्टीफन का नियम। तो ये कुछ नियम है, इनका मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी तल से पलायन वेग 11 किलोमीटर पर सेकंड है। एस्केप वेलोसिटी जो अर्थ पे है वो इतना है। अगर एक प्लेनेट है जिसकी रेडियस अर्थ से डबल है और मीन डेंसिटी वो अर्थ के इक्वल है, तो उस प्लेनेट से एस्केप वेलोसिटी का मान क्या होगा? ये सवाल यूनिक इसलिए है क्योंकि पलायन वेग का फॉर्मूला अगर लिखोगे तो वो होता है 2gm/r। तो लेकिन आप याद रखना इस चीज़ को, क्योंकि ये सवाल पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आपके एग्जाम में भी आ सकता है। अगर माध्य घनत्व का सवाल में जिक्र किया जाएगा तो पलायन वेग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रेडियस के। ठीक है, मैंने आपको मिनिमाइज करके ये बात बता दी क्योंकि आप याद रख पाओ, वहाँ पे आपको कैलकुलेशन ना करनी पड़े। लेकिन आपको ये भी अभी बता रहा हूँ कि ये कैसे आया। फिलहाल के लिए समझना है कि जिस अनुपात में रेडियस बढ़ी है उसी अनुपात में पलायन वेग बढ़ जाएगा अगर मीन डेंसिटी का जिक्र होगा। मतलब रेडियस हमारी डबल करी गई है, कह रहा है ना, त्रिज्या दोगुनी करी है, तो हमारा पलायन वेग भी दोगुना हो जाएगा। यानी कि 11 का दोगुना होता है 22 किलोमीटर पर सेकेंड। और ये सवाल आप क्रॉस चेक कर सकते हो, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है। अब सर ये कैसे हो गया ये तो समझ लो। ठीक है, तो हमने देखा पलायन वेग का फॉर्मूला होता है 2gm/r। और सवाल में जब कोई चीज़ कांस्टेंट होती है तो उसका जिक्र करना जरूरी होता है। अगर हम मास को रिप्लेस करेंगे किससे? मास को रिप्लेस कर सकते हैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी से। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 4/3πr3, और डेंसिटी हमने रो मान लिया। तो अब यहाँ से देखेंगे एक आर से एक आर कट गया, आर स्क्वायर बचा होगा और वो अंडर रूट से बाहर आएगा, तो फाइनली जो है एस्केप वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया रेडियस के, इसलिए वो दोगुना हुआ था तो एस्केप वेलोसिटी भी डबल हुआ था। अब सिंपली अगर ऐसे सवाल आ जाए, एक सवाल आ जाए जिसमें कह दे कि पृथ्वी पे एस्केप वेलोसिटी वी है, अर्थ का ई है, और किसी प्लेनेट पे जो रेडियस है वो भी डबल है और उसका मास भी डबल है, तो वहाँ पे क्या होगा? तो आप उस यहाँ पे सिंपली उसी फॉर्मूले से कर देंगे, मास भी डबल है, रेडियस भी डबल है, तो वहाँ उस प्लेनेट पे भी एस्केप वेलोसिटी वी ही रहेगा। और अगर डेटा दिया होता तो 11 होता तो फिर 11 ही आंसर हो जाता। लेकिन ये सवाल अगर माध्य घनत्व वाला सवाल है, समझ लेना वो सवाल जो है स्पेशल है और इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रेडियस की। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जो है वो 4 सेंटीमीटर है और एक्सेलरेशन पाई स्क्वायर कर लेना, पाई² 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो पार्टिकल का टाइम पीरियड क्या होगा? देखो इस सीरीज में मैं आपको कुछ ऐसे स्टैटिक और यूनिक क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो आपके अपकमिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डिपेंड करता है आप पे कि आप इनको किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हो इन वीडियोज़ को। मैं तो कहता हूँ आप एक छोटी सी पतली नोटबुक बना लो, मार्केट से 20 रुपए की लेके आओ, और उसमें केवल लक्ष्य एयरफोर्स के जितने भी आप क्वेश्चंस कर रहे हो प्रैक्टिस, उनको लिखते चलो। और एग्जाम से पहले आप उनको एक बार 1-2 घंटे में पेज पलट पलट के देख के जाना, तो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प होगी। और इसके कंपैरिजन ही नहीं है कुछ, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब एसएचएम से 2 न्यूमेरिकल बनने के चांस हैं, दोनों ही यहाँ पे मैं आपको समझा दूँ। अगर आपको महत्तम मैक्सिमम जो है वो अलग क्वेश्चन है, इसकी पहले बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा त्वरण का फॉर्मूला सिंपली लगा देना है ओमेगा स्क्वायर और विस्थापन। यानी कि अगर हम त्वरण का और विस्थापन का रेशियो लिखेंगे तो वो ओमेगा स्क्वायर मिलेगा। यानी कि ओमेगा का जो मान आएगा वो अंडर रूट हमारा क्या आ जाएगा? त्वरण बटे विस्थापन। ये तो हो गई इस सवाल की बात। यानी कि त्वरण कितना है?
त्वरण है हमारा पाई स्क्वायर, वो स्क्वायर कर लेना, ठीक है, ये टाइप नहीं हो पाया था, पाई स्क्वायर है, पाई स्क्वायर बटे 4 और नीचे डिस्प्लेसमेंट है 4, इसका ले लेंगे वर्गमूल। तो पाई स्क्वायर बटे 16 हो जाएगा। पाई स्क्वायर बटे 16 जब वर्गमूल लेंगे तो ओमेगा का मान मिलेगा पाई बटे 4, ठीक है, ये 16 हो जाएगा तो 16 का नीचे 4 और पाई स्क्वायर का वर्गमूल से बाहर आएगा तो 4, यानी कि हमें ओमेगा मिल गया। अब जैसे ही हमें ओमेगा मिल गया तो टाइम पीरियड होता क्या है, 2 पाई बटे ओमेगा, ओमेगा क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी, तो 2 पाई बटे आवर्तकाल ही तो निकालना है, ओमेगा है पाई बाई 4, पाई बटे 4 है तो वो ऊपर जाएगा तो गुणा हो जाएगा 4 का, पाई से पाई कट गया, 4 का 2 में गुणा होगा तो 8 सेकंड हमारा आंसर आ गया। अब इस क्वेश्चन में हमने देखा कि ये एक अलग तरह का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन जो मैंने प्रीवियसली कराया भी था उसमें आपको मैक्सिमम एक्सेलरेशन देगा और मैक्सिमम वेलोसिटी देगा। तो पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपको मैक्सिमम, याद देना, महत्तम मैक्सिमम आपको महत्तम त्वरण दिया जाए और मैक्सिमम जो है वेग दिया जाए, महत्तम जो है मैक्सिमम वेलोसिटी दी जाए, तो आप एक चीज़ याद रखना, इससे बनने वाले न्यूमेरिकल को आप चुटकियों में कर पाओगे। आप हमेशा जो ओमेगा मिल जाएगा, इनका रेशियो, मैक्सिमम एक्सेलरेशन और मैक्सिमम वेलोसिटी का रेशियो होगा वो ओमेगा मिलता है। तो ये दो क्वेश्चन है, दोनों ही अलग बातें हैं। मान लो आपको, तो क्योंकि मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है ए ओमेगा स्क्वायर और मैक्सिमम जो वेलोसिटी होता है वो होता है ए ओमेगा, तो इनका जब रेशियो मिलेगा तो ओमेगा मिलेगा। ये तो हुई मैक्सिमम एक्सेलरेशन और मैक्सिमम वेलोसिटी की बात, लेकिन इस सवाल में ये बिल्कुल अलग है। यहाँ पे हमें ओमेगा क्या मिला, अंडर रूट त्वरण बटे विस्थापन। तो ये दो बातें हैं, दोनों से अलग तरीके के न्यूमेरिकल बन सकते हैं। और एसएचएम मैं तो आपसे कहता हूँ, एसएचएम थोड़ा आप देख लेना, एसएचएम से ये न्यूमेरिकल भी अभी रिसेंट जो नेवी में पूछा गया था पिछली बार, कि अगर जो है विस्थापन डिस्प्लेसमेंट उसके एम्पलीट्यूड का आधा है, आयाम का आधा है, और टोटल एनर्जी सवाल में दे दी जाएगी ई है, पूछा जाएगा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्ट याद रखना 1/4 हो जाएगी। अगर एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का आधा है तो पोटेंशियल एनर्जी 1/4 हो जाती है। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, अभी आप कमेंट सेक्शन में आंसर करोगे, और इसमें पार्टिसिपेट जरूर किया करो जब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, क्योंकि मैं अगर आपके लिए बिना किसी सेल्फिश मोटिव के काम कर रहा हूँ तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि कमेंट सेक्शन में कमेंट किया करो, आपकी क्वेरीज हुआ करें उनको पूछा करो। मैं कोशिश करता हूँ रिजॉल्व करने की, जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं कमेंट सेक्शन देखता रहता हूँ। आप लोगों के अप्रिसिएशन वाले कमेंट्स देख के बहुत मोटिवेशन भी मिलता है। फिलहाल आपको इसका कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर देना है। मैंने बता दिया, पोटेंशियल तो 1/4 हो जाएगी अगर एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का आधा है, लेकिन काइनेटिक क्या हो जाएगी ये आपको कमेंट सेक्शन में अभी कमेंट करना है पॉज करके, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी कर दो। श्यान द्रव में सीमांत वेग यानी कि टर्मिनल वेलोसिटी से गिरने वाले पिंड का जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, 0 होगा या जी के बराबर, जी से कम, जी से अधिक। देखो इसका आंसर है 0। सीमांत वेग की अगर डेफिनेशन आपको पता है तब उसमें पता है कि एक कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी कि उसमें वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन होगा ही नहीं, क्योंकि एक्सेलरेशन तब होता है जब चेंज होता है वेलोसिटी में। तो इसका आंसर है 0। एक सिमिलर क्वेश्चन है, ऐसे ऑप्शन देख के मुझे याद आ गया, पूछा जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन में महत्तम ऊंचाई पर त्वरण क्या होता है। सेम आंसर्स होते हैं, तो वहाँ पे जो होता है वो जी के इक्वल होता है। क्या होता है, जी के इक्वल होता है। और कई बार ऐसा भी पूछा गया है कि वहाँ पे त्वरण और वेग में कोण कितना होता है, तो आपको पता है यहाँ पे ऊर्ध्वाधर घटक तो वेलोसिटी का काम करना बंद कर देता है, मतलब केवल क्षैतिज घटक कार्य करता है, और क्षैतिज घटक कार्य करता है और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रहा है ग्रेविटी, तो यहाँ पे जो डिग्री एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन था। अब बात करें अगर सीमांत वेग की, तो सीमांत वेग जो टर्मिनल वेलोसिटी होता है वो रेडियस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर आपसे कैसे भी क्वेश्चन कहा जाए कि रेडियस त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है तो उनके सीमांत वेगों का अनुपात 1:4 हो जाएगा। अब सीमांत वेग हो गया। अब अगर श्यान द्रव है तो श्यान बल भी थोड़ा समझ लो। स्टोक्स ने एक परिभाषा दी थी, स्टोक्स ने कहा था जो श्यान बल होता है वो उसका फॉर्मूला दिया था 6 पाई ईटा आर वी। तो यहाँ पे ये जो है ये है श्यानता गुणांक, ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो कांस्टेंट हो गया, तो ये होता है श्यान बल। तो अगर श्यान बल देखें तो वो रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है तो श्यान बलों का अनुपात भी 1:2 होगा। यहीं से हमें ईटा की हम डायमेंशन श्यानता गुणांक का विमीय सूत्र भी निकाल सकते हैं। फोर्स में हम क्या क्या रेडियस और वेलोसिटी की डायमेंशन से डिवाइड करेंगे तो हमें विस्कोसिटी कांस्टेंट जो कोफिशिएंट होता है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला मिलेगा। आई थिंक वो ML-1T-1 होता है, लेकिन फिर भी आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना कि श्यानता गुणांक का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, आपसे पूछा जाए बर्नौली की प्रमेय किसके संरक्षण पर आधारित है, तो बर्नौली की प्रमेय भी हमारी ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। आपसे कहा जाए वायुयान जो होता है, वायुयान वो किसके नियम पे कार्य करता है, तो वो बर्नौली के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो इसी चैप्टर से ये सारी चीजें हैं, देख लेना। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गैस के अणुओं की माध्य गतिज ऊर्जा 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर ई है
वह ताप बताना है जिस पर वो है डबल हो जाएगी। तो 2 पॉइंट यहाँ से आपको समझने हैं, न्यूमेरिकल अगर बनते हैं। अगर वीआरएमएस की बात करी गई, वर्गमात्र मूल वेग, तो वो टेम्परेचर के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होगा। अगर माध्य गतिज ऊर्जा की बात करी गई है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा केवल ताप के। कहाँ वर्गमूल होता है, कहाँ वर्गमूल नहीं होता है, सबसे पहले तो ये क्लियर रखना। एंड मेक श्योर कि ये न्यूमेरिकल को सॉल्व करते टाइम जो टेम्परेचर है दैट शुड बी इन केल्विन। जब आप कैलकुलेट करें तो ये टेम्परेचर हमेशा केल्विन में रखें, ठीक है। भले ही आंसर जो है वो सेंटीग्रेड में है, तो फिर आप फिर केल्विन से सेंटीग्रेड पे पहुंच जाना, लेकिन इनकी कैलकुलेशन आप जब करो तो केल्विन में मान रखो, ठीक है। अब ये तो पता है कि ये वीआरएमएस नहीं है, मतलब वर्गमूल नहीं है। तो सबसे पहले तो हमने देखा, हम अगर रेशनलाइज करें तो ई बटे यहाँ पे डबल हो गई है, मतलब 2E। उधर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, मतलब 40 में 273 जोड़ लो। 40 में जब 273 आप जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 3, ये 1, और हमारा ये हो जाएगा 313। तो 313, और ये हमें टेम्परेचर निकालना है। अब यहाँ से ये कट गया, यानी कि जो टेम्परेचर है वो हमारा एक्स माना है, वो कितना हो जाएगा, 313 का 2 गुना 626। 626 हमारा केल्विन आया। अब सारे आंसर सेंटीग्रेड में है, तो फिर इसमें से 273 घटा दो। तो 626 में से 273 घटाओगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 353 आ जाएगा। अब आप देख रहे हो हमारा जो आंसर है वो 353 है, लेकिन जिनको ये चीज़ें क्लियर नहीं है, तो अगर तुक्का भी लगाओगे आप तो क्या सोचोगे, 40 का मल्टीपल देखोगे, 80, 160। तो ऐसे नहीं करना है हमें। क्या है कि आप याद रखना कि आपने अगर 15 क्वेश्चन सही कर दिए, मान लो एयरफोर्स का पेपर आप दे रहे हो, 15 क्वेश्चन फिजिक्स में सही करे, 10 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए, तो गलत करने से नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी आपके, वो 15 में से भी मार्क्स कट जाएंगे, आप फेल हो जाओगे। अगर आपने सही सही क्वेश्चन 12, 13 प्लस कर लिए, तो आप नेगेटिव जो है वो 3 से 4 आप ऐसे क्वेश्चन कर देना जिनमें आप 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाओ। ये नहीं कि आप पूरे करके आ रहे हो, पूरे करके नहीं आना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है जिन क्वेश्चंस में आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि ये क्या। मान लो बोल्ट्जमान नियतांक का मान पूछा गया है, अब एक ऑप्शन है 1.6, 1.5 दशमलव, मतलब ऑप्शंस बहुत दूर दूर हैं कुछ, ठीक है। तो आपको वहाँ पे गैस वर्क बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप सारे नियतांक के मान रट के गए थे, क्या रिगवर्ड होता है, क्या बोल्ट्जमान होता है, क्या प्लांक होता है, तब तो आप गैस वर्क करो। लेकिन आपने मान याद नहीं करे, आप तो कहने का मतलब है आपको तुक्का बिल्कुल भी नहीं लगाना है। अगर आता है तो करो, नहीं आता है तो छोड़ दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले प्रस्तुत किया गया था। तो याद रखना, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम द्वारा। प्रथम नियम क्या है कि अगर हम क्यू किसी निकाय को क्यू ऊष्मा देते हैं तो वर्क डन और आंतरिक ऊर्जा, तो यहाँ से हमें इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट मिला। दूसरे नियम से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप याद रखना मेरी बातों को, कि स्रोत से ली गई संपूर्ण ऊष्मा को कार्य में बदलना असंभव है, ये इम्पॉसिबल है पूरा पूरा वर्क डन में कन्वर्ट करना। ये कौन सा नियम बताता है, तो ये हमारा सेकंड नियम बताता है। अगर आप एक एनडीए के एस्पिरेंट है तो आपके लिए एक गुड न्यूज़ है कि कंप्लीट 1 ईयर कोर्स लॉन्च किया है अनअकैडमी ने, जैत्रा एनडीए 2022। तो इसके एडुकेटर जीएस, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और ये जो है केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये सब आपको दिख रहे हैं। अगर आप इस बैच में एनरोल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है इसका। और ये अनदर बैच है जो कि 12 मई से स्टार्ट हो चुका है, एंड ये इसके भी एडुकेटर आपको दिख रहे हैं। तो जिस बैच में आप इंटरेस्टेड हो उसमें एनरोल कर सकते हैं। दीज आर द प्राइस। जब आप हमारा रेफरल कोड यूज कर दोगे लक्ष्य12, तो आपको जो है 10% रिड्यूस हो जाएगा। इस तरह से आपको ये नॉमिनल प्राइस में मिल जाएंगे। एक अल्फा और 2 बीटा के एमिशन के बाद, फर्स्ट ऑप्शन है मास नंबर जो है वो 3 से डिक्रीज हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन में कह रहा है कि मास नंबर जो है एटॉमिक मास वो 4 से इंक्रीज हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है कि एटॉमिक नंबर अनचेंज रहेगा। और जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये एक ऐसा फैक्ट है जो नेवी और एयरफोर्स दोनों ही एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। तो 2 बातें आप याद रखोगे इस क्वेश्चन के थ्रू, कि जब भी एक अल्फा पार्टिकल निकलता है तो एटॉमिक नंबर पे जो 2 का कम होता है और मास नंबर 4 से डिक्रीज होता है। एक अल्फा पार्टिकल जो होता है वो हीलियम का नाभिक होता है। अब हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2 और परमाणु भार होता है 4। तो जब भी एक अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो इस तरह से डिक्रीज होगा एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। और बीटा पार्टिकल के निकलने से मास नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, लेकिन एटॉमिक नंबर जो है वो 1 से बढ़ जाता है। ये 2 बातें आप याद रखोगे, ठीक है। अब जैसे एक अल्फा निकला, पहले जब एक अल्फा निकला होगा तो एटॉमिक मास में 4 की कमी आई, एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आई। फिर जब 2 बीटा निकले तो 2 बीटा के निकलने पे मास नंबर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक बीटा के निकलने पे परमाणु क्रमांक 1 से बढ़ता है। तो 2 बीटा के निकलने में परमाणु क्रमांक 2 से बढ़ गया, तो परमाणु क्रमांक तो 2 से बढ़ा, 2 से घटा तो अपरिवर्तित रहा, लेकिन परमाणु भार 4 से कम हो गया। आप देख लो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि मास नंबर 3 से घट गया, गलत। सेकंड ऑप्शन कह रहा है मास नंबर 4 से बढ़ गया, गलत, क्योंकि 4 से बढ़ा नहीं है, 4 से घटा है, क्योंकि एक अल्फा निकला है।
थर्ड ऑप्शन कह रहा है मास नंबर 6 से घट गया, गलत क्योंकि 4 से घटा है। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, कह रहा है एटॉमिक नंबर अनचेंज रहा। तो एटॉमिक नंबर क्यों अनचेंज रहा? क्योंकि एक अल्फा के निकलने से 2 की कमी आई थी और 2 बीटा के निकलने से 2 बढ़ गया, तो फिर कैसा रहा? अपरिवर्तित रहा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। श्यानता गुणांक का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? अब ये आपको भी पता है कि एक डायमेंशनल फॉर्मूला डेफिनेट है, आपका एयरफोर्स और नेवी दोनों ही एग्जाम्स में आना है, लेकिन इतने डायमेंशनल फॉर्मूले हैं तो उनमें से कौन से याद करे जाएं? तो जितने आपके फिजिक्स में कांस्टेंट होते हैं, जैसे मैं लिख रहा हूँ, जैसे सबसे पहले प्लांक कांस्टेंट जो ऑफिशियल मॉक टेस्ट पे भी दिया हुआ है, जो आपका एंगुलर मोमेंटम का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वही हमारा प्लांक कांस्टेंट का होता है। सबसे पहले जो प्रायोरिटी है इनको याद कर लेना। दूसरा आपका ये श्यानता गुणांक, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। आपको ये तो पता हो कि निकलता कैसे है, लेकिन आई विल सजेस्ट कि आपको ये डायमेंशनल फॉर्मूले याद हों। जैसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की अगर कोई बात करे तो आपको निकालना ना पड़े, आपको याद हो कि m की पावर -1, l की पावर 3 और t की पावर -2 ये हमारा g का मान होता है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल जो कांस्टेंट होता है उसका ये फॉर्मूला हो गया। ये जो आपको दिख रहा है ये प्लांक कांस्टेंट का हो गया, ml² t की पावर -1। ठीक है, तो डायमेंशनल फॉर्मूले कितने हैं मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे प्रत्यास्थता गुणांक आपसे पूछा जाएगा तो प्रत्यास्थता गुणांक का वही हो जाएगा जो आपका प्रतिबल का होता है। ठीक है, जो दाब का होता है वही आपका प्रत्यास्थता गुणांक का क्या हो जाएगा? ml की पावर -1 t की पावर -2। यहाँ पे मैंने 4 डायमेंशनल फॉर्मूले लिखे हैं, लिखने को मैं बहुत सारे लिख सकता हूँ, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन के थ्रू आपको बता रहा हूँ कि जितने कांस्टेंट हैं, जैसे आपसे कोई कहे रिगवर्ड नियतांक, रिगवर्ड कांस्टेंट का, कि जैसे आपसे कोई कहे बोल्ट्जमान नियतांक, मतलब कहीं पे भी आपको नियतांक दिख जाए उसका डायमेंशनल फॉर्मूला आप जरूर याद कर लेना, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है ऑफिशियली दिया हुआ है ऐसा, मतलब ऐसा क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। तो 4 फॉर्मूले फर्स्ट क्वेश्चन के थ्रू आपको याद कर लेने हैं। ये जो लिखा हुआ है ये मैं यहाँ पे इंडिकेट कर देता हूँ, हाईलाइट। ये जो लिखा है ये प्लांक कांस्टेंट का, ये जो आंसर है ये है विस्कोसिटी यानी कि श्यानता गुणांक का, ये जो लिखा है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, और ये जो लिखा है ये आपका प्रत्यास्थता गुणांक कहे या यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहे या दाब कहे या प्रतिबल कहे, ये सारे जैसे बहुत सारे कुछ ही हैं, ज़्यादा फिजिक्स में डायमेंशनल फॉर्मूले ज़्यादा नहीं है। अब ये कैसे निकले इन डिटेल आप हमारे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो, क्योंकि ये मिनी मॉक टेस्ट है, मतलब इस छोटे से मॉक टेस्ट में मैं 5 से 6 क्वेश्चंस आपको उस पैटर्न के दिखाने की कोशिश करूंगा जो नेवी एसएसआर और डबल में पूछे जाएंगे। तो इस तरह से आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हो। क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित किए जाते हैं। अगर दोनों की महत्तम ऊंचाई समान है तो उनके इनिशियल वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेक श्योर कि आपने प्रोजेक्टाइल मोशन के सभी फॉर्मूले याद कर लिए हैं। जैसे यहाँ पे हमें नीड होगी हाइट के फॉर्मूले की। मैक्सिमम हाइट का क्या होता है? u² sin² θ/2g। लेकिन आपको रेंज का फॉर्मूला भी याद हो, क्या होता है? u² sin 2 θ/g। यहाँ पे नीचे केवल g है और इसमें 2g है। टाइम ऑफ फ्लाइट का होता है 2u sin θ/g। तो ये सारे फॉर्मूले हैं, इनको आप जरूर याद रखना। अब यहाँ पे हमें ज़रूरत है मैक्सिमम हाइट के फॉर्मूले की, तो लिख लेते हैं u² sin² θ/2g। एक बार फिर से लिख लेते हैं u² sin² θ/2g। अब देखो इक्वल हैं दोनों, इसको θ1 कह लेते हैं, इसको θ2, क्योंकि दो एंगल हैं। u1 और u2 का हमें रेशियो निकालना है। हमने इक्वल कर लिए, जो कि सवाल में कहा गया था कि महत्तम ऊंचाई समान है, हमने समान बना ली। 2g से 2g कट गया। अब आप देखो कैलकुलेशन आपको कम से कम करनी है, आप सिर्फ मेरी बातों पे ध्यान देना। अब हम u1 और u2 का रेशियो निकालेंगे तो u2 इधर आ जाएगा, यानी कि u1 और u2 का रेशियो है, जो स्क्वायर्स का रेशियो है वो क्या हो जाएगा? इधर sin θ2 है तो sin θ2 मतलब sin 60 का स्क्वायर करेंगे √3/2, √3/2 का वर्ग करेंगे तो 3/4 हो जाएगा, बटे नीचे इधर sin θ1 आएगा और उसका स्क्वायर करेंगे तो sin 30 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। तो एक 4 से 4 कट गया। अब क्या 3:1 आ गया, जो कि स्क्वायर लगा है, तो जब दोनों साइड का स्क्वायर हटाएंगे तो √3:1 आ जाएगा। तो √3:1 कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन राइट आंसर हो गया। हो सकता है कैलकुलेशन में किसी को प्रॉब्लम हुई हो, बाकी ये जो क्वेश्चन है ये एक्सपेक्टेड है आपके AA और SSR के एग्जाम में आ सकता है। अब मैंने कहा फॉर्मूले याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता था इसी सवाल में सेम लैंग्वेज होती, बस यहाँ के बाद के बाद पूछता कि उनके टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो क्या होगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है वो होता है 2u sin θ/g। हो सकता है वो कह सकता था रेंज का रेशियो क्या होगा। तो कुछ भी अगर आपसे पूछा जाए, और इसमें एक मज़े की बात बताऊं, इस क्वेश्चन में टाइम ऑफ फ्लाइट्स इक्वल आएंगे दोनों में, क्योंकि यहाँ पे u1 होगा। अब यहाँ पे अगर हम उसका निकालेंगे तो 2u2 sin θ/2/g। तो यहाँ पे जब u1 और u2 के जो रेशनलाइज करके अगर आप रेशियो लिखोगे जो √3:1 है, तो और θ2 θ1 की वैल्यू रखोगे, ये आप खुद करके देख लेना। तो जो है, तो इस तरह से जो क्वेश्चंस हैं वो आ सकते हैं। अब आपसे अगर पूछा जाए कि मैक्सिमम रेंज पाने के लिए क्या एंगल होना चाहिए,
तो 45 डिग्री के एंगल पे अगर हम फेंकेंगे तो महत्तम परास मिलेगी। ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम के लिए एंगल शुड बी 90 डिग्री। एम द्रव्यमान तथा आर त्रिज्या वाली किसी वृत्तीय डिस्क यानी कि सर्कुलर डिस्क का इसके डायमीटर के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जड़त्व आघूर्ण है, वो क्या होता है। तो इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको 4 से 5 फॉर्मूले बता रहा हूँ एंड आई होप कि आपको उन फॉर्मूले से क्वेश्चन मिल जाए। अगर हम बात करें रिंग की और बात करें डिस्क की, तो अगर रिंग की बात करें, जो सर्कुलर रिंग है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बराबर एम आर स्क्वायर, ये उसके अक्ष के परिता में बता रहा हूँ। और डिस्क में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो एम आर स्क्वायर बटे 2 उसके अक्ष के परिता। लेकिन अगर व्यास के परिता बात कर, डायमीटर के अलोंग पूछा जाए, तो इसका हो जाएगा एम आर स्क्वायर बटे 2 और इस डिस्क का हो जाएगा एम आर स्क्वायर बटे 4। ये पहले तो आप 4 बातें याद रखो कि उसके अक्ष के परिता ये रिंग का और ये अक्ष के परिता जो है वो डिस्क का। अगर डायमीटर यानी कि व्यास के परिता पूछा जाए रिंग का, तो इसका आधा हो जाएगा और इसका भी आधा अगर ये डायमीटर के अलोंग पूछा जाएगा। ये 4 बातें मैंने बताई, इनको जरूर नोट डाउन कर लेना क्योंकि कंफ्यूज बहुत होते हैं। अक्ष के परिता पूछा गया है कि डिस्क के, अब देखो इसमें हमने देखा कि डायमीटर के अलोंग पूछा गया था तो एम आर स्क्वायर बटे 4 हो गया। अब मैं आपको 2 बातें और बता दूं इसी के साथ कि ठोस बेलन और सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर दोनों के याद रखना। जो ठोस गोला होता है सॉलिड, उसका होता है 2/5 एम आर स्क्वायर। ठीक है। इसमें ये नहीं पूछा जाएगा कि अक्ष के परिता या व्यास के, सीधा व्यास के ही परिता होता है। और अगर हॉलो है, खोखला है, तो 2/3 एम आर स्क्वायर। क्या अंतर है? केवल 3 और 5 का। तो याद रखना कि अगर सॉलिड है तो 5 रहेगा और हॉलो है, खोखला गोला है, तो 2/3 एम आर स्क्वायर रहेगा। ये 4 जो 5 जो मैंने फॉर्मूला, और एक पतली जो वो रहती है रॉड, थिन रॉड, उसका भी याद रख लो, एम एल स्क्वायर बटे 12। वैसे ये कम चांस है। अगला प्रश्न है, एक घन के आयतन को नापने में 9% की त्रुटि होती है, तो घन की सतह का क्षेत्रफल नापने में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो इसको जल्दी से करना है हमें। हमने सबसे पहले तो मैं आपको कैसे करोगे, हमने वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखा। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। अब हमने आपको बताया जो कांस्टेंट चीज़ है उसको छोड़ दो। अगर हम मान लो वॉल्यूम में कितना परसेंट, 9% का है, हमने इधर लिख लिया, तो पावर आगे आ जाएगी, तो आर की पावर 3 आगे आएगी और आर का यहाँ से निकलेगा, तो आर का परसेंटेज एरर जो है वो 3% निकलेगा। अब रेडियस का जो परसेंटेज एरर है वो 3% निकला। वॉल्यूम होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो हमने कांस्टेंट चीज़ को छोड़ दिया, पावर आगे आ गई, 2 आगे आ गई। अब आर का हमने 3% निकाल लिया, तो हमारा 6% फाइनली आंसर आ गया। जीई और जीपी क्रमशः पृथ्वी पर और एक अन्य ग्रह के तल पर गुरुत्वीय त्वरण है, यानी कि जीई है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अर्थ पे है और पी जो है वो किसी प्लेनेट पे है। अगर ग्रह का, उस प्लेनेट का जो मास और रेडियस है वो दोनों ही अर्थ के कंपैरेटिवली डबल हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी करेक्ट। अब देखो हम आपको बताएं कि जब आप कुछ दिन नहीं पढ़ते हो, एक हफ्ते में मान लो आप 4 दिन पढ़ाई नहीं कर पाए किसी रीजन से, तो जब आपके बचे हुए वीकेंड होता है तो आप बहुत एंग्जाइटी रहती है कि यार मैं पढ़ नहीं पाया और थोड़ा फ्रस्ट्रेट रहते हो। सिमिलरली मैं भी अभी कुछ दिन गैप हो गया, ये वीडियो नहीं डाल पाया, तो एक गैप क्रिएट हो गया, तो इसलिए हो सकता है कि आज के वीडियो में आपको लग रहा हो कि मतलब क्वेश्चन भी कम है और उतना मज़ा नहीं आ रहा है। लेकिन मैं आपको एश्योर करा रहा हूँ कि अप्रिशिएट आप करते रहना। आपको 1-2 दिन में रिदम बनने में टाइम लग सकता है, लेकिन 1-2 दिन में उसी एनर्जी के साथ हम फिर से जो है पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे और उतने ही एनर्जी के साथ हम लोग फिर से जो है प्रिपरेशन करने लगेंगे। तो आज हो सकता है क्वेश्चन कम है क्योंकि बहुत गैप के बाद थोड़ा आ रहा हूँ, तो इसलिए कोऑपरेट कर लेना, आशा करता हूँ। अगर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात करें तो वो क्या होता है, जी एम बटे आर स्क्वायर। ठीक है, जी एम बटे आर स्क्वायर। अब देखो रेशनलाइज करना है, ये तो कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, तो मास और रेडियस को इनको रेशनलाइज करके अगर हम लिखें तो ऊपर हम मास लिख रहे हैं अर्थ का, नीचे लिख रहे हैं मार्थ उस प्लेनेट का। अब रेडियस ऊपर पहुंच जाएगा तो रेडियस जो है वो क्या हो जाएगा, रेडियस जो है वो प्लेनेट का ऊपर लिखना पड़ेगा और जो रेडियस जो है वो अर्थ का नीचे लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से हम रेशनलाइज कर लिया हमने, तो ये हमें रेशियो किसका मिल गया, जी ई बटे जी पी का। अब अगर हम देखें, उसने कहा है कि ग्रह का द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों दुगने हैं, यानी कि प्लेनेट का जो रेडियस है वो भी दुगना है, किसके, अर्थ के, और मास भी। तो यहाँ पे 2m कर लें, 2m दुगना है तो 2m कर लिया, और प्लेनेट का जो रेडियस है वो 2re कर लें तो 2re कर लिया। तो m से m कट गया, re स्क्वायर से re स्क्वायर, लेकिन ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी कि ऊपर हमें कितना मिल जाएगा, 4। तो जब इसको कट करेंगे तो 2:1 मिल गया। जो ये आप रेशनलाइज खुद कर सकते हो, इसमें हमारा देखो भी मत, आप जब कैलकुलेट करोगे तो सही कर लोगे। हमने ये आपको बताया कि कैसे करना था। तो यहाँ से अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जीई बराबर 2gp मिल जाएगा। ठीक है, तो निम्नलिखित पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर इंटर कराया गया,
कैसे एक समान वेग से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो किस पार्टिकल का जो सर्कुलर पाथ है वो सबसे छोटा होगा? स्मॉलेस्ट पाथ किसका होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल हैव स्मॉलेस्ट सर्कुलर पाथ? तो चलो करते हैं इसको। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के हमने एक चीज़ क्लियर कर ली कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर इंटर करता है तो जो पाथ बनता है वो सर्कुलर बनता है, ठीक है, वृत्ताकार बनता है। आपसे ये फैक्ट भी पूछा जा सकता है, एग्जामिनर हो सकता है 4 ऑप्शन फ्रेम कर दे कि पाथ होगा, ऑप्शन है परवलयाकार, वृत्ताकार, अति परवलयाकार, दीर्घ वृत्ताकार। तो यू शुड क्लियर कि कैसा होगा, सर्कुलर पाथ होगा अगर मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करेगा। अब उसमें भी किसका सर्कल सबसे छोटा बनेगा इन 4 में से, ये हमें बताना है। तो बेसिकली हमने आपको परसों के वीडियो में भी एक फॉर्मूला बताया था रेडियस के लिए, जो इसका रेडियस होगा वो होगा mv/qb। अब यहाँ पे हमें थोड़ा समझना है कि v का मतलब है वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या उसने पहले मेंशन कर दिया सवाल में कि एक समान वेग से चल रहा है, तो वेलोसिटी का तो लफड़ा खत्म हो गया। हाँ, मास सबके अलग अलग होंगे। अब b का मतलब अब एक ही चुंबकीय क्षेत्र है, तो मतलब ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट हैं, तो r को जो अफेक्ट करेगा वो हमारा क्या क्या कर सकता है, वो हमारा मास कर सकता है और नीचे चार्ज कर सकता है। लेकिन चार्ज के लिए इन लोगों ने एक बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पे दिया है, अगर आप समझ पाओ कि सारे ही चार्ज सब पे इक्वल है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है कितना आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का, इस पे नेगेटिव होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड तो सेम रहता है, यानी कि चार्ज भी सब पे सेम है अगर आप देख पाओ तो। क्योंकि हीलियम और लिथियम, हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2, ठीक है, तो यहाँ पे 2 क्या थे, प्रोटॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इलेक्ट्रॉन कितना बचा, एक इलेक्ट्रॉन बचा। यहाँ पे अगर देखो लिथियम का 3 होता है तो 3 प्रोटॉन और 3 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 2 इलेक्ट्रॉन बचे, यानी कि फाइनली इस पे भी एक प्रोटॉन बचा और यहाँ पे भी एक प्रोटॉन, यानी कि इन सब में चार्ज अगर हम देखें तो सेम है। यानी कि चारों ऑप्शंस में एक चीज़ हमने रिजल्टेंट हम कह सकते हैं कि जो रेडियस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, किसके, जिसका द्रव्यमान सबसे कम होगा उसका जो पाथ है वो भी छोटा होगा, जिसका मास जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा सर्कल बन रहा होगा। अब बताओ, अब इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। आपका जो है प्रोटॉन पे कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, ठीक है, ये मास हो गए। अब अगर हीलियम की बात करें लिथियम की, तो हीलियम पे क्या है, 4 गुना हो जाएगा किसका, 1.6 गुना 10⁻⁻27 का। इस पे लिथियम का कितना होता है, मास नंबर 7, तो इस पे 7 गुना हो जाएगा, 1.6 गुना 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो हम देख पा रहे हैं कि सबसे जो लीस्ट मास है वो किसका है, आपका इलेक्ट्रॉन का। तो जिसका मास कम है उसकी रेडियस भी कम होगी, और रेडियस भी कम होगी तो सबसे छोटा पाथ बनेगा, यानी कि इन चारों ऑप्शंस में से इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है वो स्मॉलेस्ट होगा, ठीक है। आशा करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे किस तरह से हमने समझाया है, लेकिन अगर समझाने में कोई कमी रह जाती है और कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करोगे, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी जेन्युइन कमेंट कर रहा है, किसी का डाउट है तो मैं ज़रूर कोशिश करता हूँ कि उसको ऐसे रिप्लाई करूँ कि 2 बच्चों के और डाउट दूर हो जाएँ। अब यहाँ से एक बात और याद रखना कि हमने यहाँ पे कहा था, आपको बताया कि चुंबकीय क्षेत्र की बात करेगा अगर कोई चार्ज पार्टिकल अगर इसमें इंटर करता है तो वृत्ताकार बनता है, लेकिन अगर चुंबकीय क्षेत्र की जगह पे वैद्युत क्षेत्र कहा जाएगा, कहा जाए कि किसी वैद्युत क्षेत्र में एक चार्ज पार्टिकल इंटर करा तो उसका कैसा पथ बनेगा, अगर वो लंबवत प्रवेश करेगा तो उसका पथ यहाँ पे पैराबोलिक हो जाता है, परवलयाकार हो जाता है, ठीक है, पैराबोलिक। और इस चुंबकीय क्षेत्र में अगर वो लंबवत ना प्रवेश करके अगर किसी न्यून कोण पे, किसी एक्यूट एंगल पे अगर इंटर करेगा तो पाथ हेलिकल बनेगा, कुंडलिनी के आकार का बनेगा। कैसा बनेगा, इस तरह से हेलिकल बनेगा, कुंडलिनी के आकार का। तीसरी बात, एक स्ट्रेट लाइन भी बनता है, अगर चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन ये है उसी के समान एक वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन, दोनों मतलब समांतर हैं और यूनिफॉर्म है, और इसी डायरेक्शन में अगर कोई चार्ज पार्टिकल इंटर कर जाएगा तो उसका सरल रेखीय स्ट्रेट लाइन। तांबे का टुकड़ा और दूसरा जर्मेनियम का टुकड़ा, दोनों को कमरे के ताप से 80 केल्विन तक ठंडा किया गया, तो क्या होगा, दोनों का रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा या तांबे का डिक्रीज होगा, या आप थर्ड और फोर्थ ऑप्शन अकॉर्डिंगली पढ़ सकते हो। अब यहाँ पे हमें कुछ ध्यान से समझना है, और ये क्वेश्चन आ चुका है आपका, चाहे एयरफोर्स में आया हो चाहे नेवी में, क्योंकि जो क्वेश्चन आ चुका होता है, जो मार्केट में ऑफलाइन मॉक टेस्ट आते हैं जो प्रैक्टिस सेट, उनमें ये बहुत सारे प्रैक्टिस सेट में है, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमें समझना है कि रूम टेम्परेचर कितना होता है, कमरे का ताप आपका इन जनरल कितना होता है, 20 डिग्री 30 डिग्री, या इसी के मतलब सेंटीग्रेड में कितना हो सकता है रूम का, जब सर्दियां होंगी तो 20 डिग्री हो जाएगा, मतलब लगभग हमारा 15 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा। यानी कि अगर हम एवरेज 30 डिग्री माने तो इसमें 273 जोड़ेंगे तो केल्विन में बन जाएगा,
तो केल्विन में लगभग हमारा 303 केल्विन या 300 केल्विन के अराउंड था टेम्परेचर, लेकिन उसको टेम्परेचर घटा के 80 केल्विन बनाया गया। कितना करा गया? 80 केल्विन बनाया गया, यानी कि टेम्परेचर घटा है। हमेशा यही नहीं है कि आप याद कर लो कि ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों का प्रतिरोध घटता है, किसका बढ़ता है। रटना नहीं है, समझना है। हमेशा ताप बढ़ा नहीं है, यहाँ पे ताप घटा है, क्योंकि 300 केल्विन से 80 केल्विन पे आने का मतलब ताप में गिरावट आई है और ताप घट रहा है। आप ध्यान से मेरी दो बातों को समझ लेना, बहुत ध्यान से। तांबा आपका अच्छा चालक है, सुचालक है, लेकिन जर्मेनियम आपका अर्धचालक है। क्या है? अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। तो अर्धचालक की एक प्रॉपर्टी है जिससे क्वेश्चन बनते हैं। अर्धचालकों का अगर आप ताप बढ़ाओगे तो इनका रजिस्टेंस है वो घटेगा, लेकिन यही उल्टा होता है किसमें? अगर गुड कंडक्टर है तो उसका अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका क्या होगा? रजिस्टेंस भी बढ़ेगा, रजिस्टेंस भी बढ़ेगा और कंडक्टिविटी क्या होगी? घटेगी। लेकिन इसमें उल्टा होता है। इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रजिस्टेंस घटेगा और कंडक्टिविटी बढ़ेगी। यानी कि कोई अर्धचालक है अगर, और उसका ताप आप बढ़ा रहे हो तो प्रतिरोध घटता है, और ताप अगर घटा रहे हो तो प्रतिरोध बढ़ेगा। यानी कि प्रतिरोध किसका बढ़ेगा? अर्धचालक का बढ़ेगा और चालक का घटेगा। आप देख लो किसमें, अर्धचालक वाले में किसका बढ़ रहा है, तो जर्मेनियम का बढ़ना चाहिए। अब जर्मेनियम का किसमें बढ़ रहा है? प्रत्येक का बढ़ता है, नहीं बढ़ सकता क्योंकि तांबे का घटेगा। तो किसका बढ़ेगा? जर्मेनियम का बढ़ेगा और तांबे का प्रतिरोध घटता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे ताप बढ़ाया नहीं गया था, यहाँ पे ताप घटाया गया था। और ताप अगर घटाएंगे, ताप कम करेंगे तो प्रतिरोध क्या होगा? अर्धचालकों का बढ़ेगा। तीसरा प्रश्न है ग्रीन हाउस प्रभाव। जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसके लिए कौन सा रेडिएशन रेस्पॉन्सिबल है? इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज या रेडियो? तो इसके लिए जो है इंफ्रारेड, अवरक्त जो है, इसी को थर्मल रेडिएशन भी कहते हैं। ठीक है, उसमें विकिरण कौन सा है? ये अवरक्त। तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। अब देखो, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वैद्युत चुंबकीय तरंगें, आपका ये सिलेबस में एकदम से अलग पूरा यूनिट, एक ही चैप्टर है। तो इसलिए इससे क्वेश्चन एक डेफिनेटली आपका एयरफोर्स में तो जरूर बनता है इससे क्वेश्चन। तो मैंने एक बहुत अच्छे से एक वीडियो बनाया हुआ है, छोटा 20 मिनट का वीडियो है लगभग। तो उसमें मैंने जितने भी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड बन सकते हैं इस चैप्टर से वो कराए हुए हैं। तो आप सिंपली सर्च करना वैद्युत चुंबकीय तरंगें बाय लक्ष्य एयरफोर्स, तो उसको आप जरूर देख लेना जिन लोगों ने नहीं देखा, क्योंकि इससे बहुत सारे तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, जो गामा होता है उसको सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होती है। जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं तो सबसे ज़्यादा पेनेट्रेटिंग पावर और फ्रिक्वेंसी उसी की सबसे ज़्यादा होती है, और रेडियो की सबसे कम होती है फ्रिक्वेंसी। इनका फ्रिक्वेंसी का बढ़ता क्रम, घटता क्रम, हर बात मैंने उस वीडियो में बताई है। तो आप एक बार उस वीडियो को जाके देख लेना। इसी चैप्टर से एक इंपॉर्टेंट डायमेंशनल फॉर्मूला जो कि बहुत पूछा जा रहा है, 1/μ0 अंडर रूट में अगर है तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा LT, मीटर पर सेकंड, यानी कि जो वेग की विमा होती है वही होगी इसकी विमा। लेकिन अगर सवाल में यहाँ पे अंडर रूट नहीं लगा है, मतलब केवल ऐसे लिखा है 1/μ0 मतलब परमिटिविटी और मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक दोनों का प्रोडक्ट है और उसका रेसिप्रोकल है, तो अगर हमें स्क्वायर रूट हटाना है तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो इधर का हम वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? L² T⁻⁻2 हो जाएगा। तो दोनों ही डायमेंशनल फॉर्मूले अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं। अब अगर सिंपली ऐसे पूछ दे कि μ0 इसका अंडर रूट है, सॉरी, इस तरह से अगर सवाल पूछ दिया जाए कि ऊपर μ0 डिवाइड में है ε0 और इसका अंडर रूट है, तो इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला वही आता है जो ओम का आता है, प्रतिरोध का आता है। ठीक है, प्रतिरोध की जो ओम आता है इसका अंडर रूट। और एक अगर इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस का अनुपात पूछा जाए तो उसका टाइम पीरियड जो होता है वही उसका डायमेंशनल फॉर्मूला आता है। अगर अंडर रूट LC पूछा जाता है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, तो इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो T के इक्वल आता है अंडर रूट LC का। तो इस तरह से कुछ डायमेंशनल फॉर्मूले हैं वो आपको याद रखने हैं। इसमें से श्वेत प्रकाश से बैगनी प्रकाश का विक्षेपण लाल प्रकाश से अधिक होता है, क्योंकि बेसिकली सवाल ये है कि जब वाइट लाइट जो है प्रिज्म से गुजरती है तो सबसे ज़्यादा डेविएशन होता है वॉयलेट में, जो विवग्योर के अकॉर्डिंग होता है VIBGYOR, सबसे ज़्यादा डेविएशन होता है वॉयलेट में, फिर इंडिगो में, फिर ब्लू में, फिर ग्रीन में, फिर येलो में, फिर ऑरेंज में, फिर रेड में। तो सबसे लीस्ट जो है वो रेड होता है और मोस्ट जो डेविएट है वो वॉयलेट होता है। तो उसका रीज़न क्या है, तो ये पूछा गया है। और ये भी हमने आपकी जो बुक होती है 12th की, उसमें जो पीछे होते हैं वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, ये उसमें से ये क्वेश्चन मैंने पिक किया हुआ है। मुझे लगा कि ये आपके एग्जाम में आ सकता है। ये तो सबको पता होगा हर बच्चे को कि जो है किसका तरंग दैर्घ्य कम होता है, किसका जो है डेविएशन कम होता है, ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पे देखो लॉजिक, अब सारे ही आपको लग रहा होगा वैगनी प्रकाश की किरणों का वेग अधिक है, ये इसका रीज़न है, या वैगनी प्रकाश की का वेवलेंथ अधिक है, ये इसका रीज़न है, या इनकी फ्रिक्वेंसी अधिक है, ये इसका रीज़न है,
या इनका प्रिज्म के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अधिक है, ये इसका रीजन है। तो ये तो आप हटा सकते थे, एलिमिनेट कर सकते थे कि वेवलेंथ अधिक है, क्योंकि वेवलेंथ सबसे ज़्यादा विवग्योर के अकॉर्डिंग अगर देखें VIBGYOR, तो वेवलेंथ जो है वो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है रेड की, तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है लाल रंग की। ठीक है, तभी तो इस रंग का जो प्रकीर्णन होता है, स्कैटरिंग, वो सबसे कम हो पाता है। स्कैटरिंग कम हो पाता है, तभी तो लाल सिग्नल्स जो है रेड लाइट बनाए जाते हैं, क्योंकि वो दूर से अपीयर हो जाते हैं। तो ये ऑप्शंस तो कट गया, लेकिन व्हाट अबाउट ये इन 3 ऑप्शंस के बारे में आप क्या करोगे? तो आप याद रखना, इसका जो रीजनेबल आंसर है वो है वैगनी के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है अपवर्तनांक है वो अधिकतम है। अब अगर आप भूल जाओ, आप अगर कभी रीजन, तो ऐसे याद रखना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब रिफ्रैक्ट, तो सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट भी होता है, डेविएट भी होता है। तो इस तरह से याद भी कर सकते हो। आइस के 2 टुकड़ों को दबाने पर एक टुकड़ा बन जाता है फाइनली क्यू की। तो इसका आंसर है दाब बढ़ाने पे मेल्टिंग पॉइंट घटता है। तो ये आइस के लिए होता है कि अगर आइस का आप प्रेशर बढ़ाओगे, ये फैक्ट जो है याद रखना कि प्रेशर अगर आप बढ़ाओगे आइस में तो उसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। लेकिन ये उनके लिए होता है जिनका गर्म करने पे जिनका जो वॉल्यूम है वो घटेगा। लेकिन अगर गर्म करने पे जिन लिक्विड का वॉल्यूम बढ़ता है, जैसे घी हो गया, मोम हो गया, ऐसी, तो उनके लिए उल्टा हो जाएगा। उनका अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो उसका उनका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तो ये डिफ्रेंशिएट जो है, ये सारे फैक्ट आपके शायद क्लियर होंगे। जैसे वाटर का जो अनयूजुअल प्रॉपर्टी होता है 0 डिग्री टू 4 डिग्री वाला, मैंने, अब देखो आपने क्या करना है, मैं सब कुछ पढ़ा चुका हूँ जो रिक्वायर्ड है आपको एग्जाम क्रैक करने के लिए। अब डिपेंड करता है कि आप कितने वीडियोस का रिवीजन करते हो एक दिन में। मेरे वीडियोज एवरेज जो है 15 से 20 मिनट के होते हैं, आप रोज 4-4 वीडियो को रिवाइज कर सकते हो, और मैं कहता हूँ कि ये मोर देन सफिशियंट होगा। बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, क्वथनांक की, तो वो क्या होता है, इंक्रीज होता है प्रेशर बढ़ाने पे, क्वथनांक जो है वो बढ़ता है। अगर हम बात करें जैसे कि दाब से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, जैसे आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे कि कोई पर्सन जो है वो लेटा है, कोई पर्सन बैठा है, कोई पर्सन एक पैर पे खड़ा है, या अब तो ऐसे भी ऑप्शन आने लगा है कि कोई एक पैर के एक अंगूठे पे खड़ा है। तो पूछेगा किस किस सिचुएशन में सबसे ज़्यादा जो है अर्थ पे दाब लगाएगा। तो इसका आंसर आप कैसे कर सकते हो कि प्रेशर जो होता है, ये क्वेश्चन एयरफोर्स में पूछा जा चुका है, प्रेशर जो होता है वो फोर्स बटे एरिया होता है, एरिया के व्युत्क्रमानुपाती है। अब जो कंडीशंस आप में दी हों, आप देख लेना कि किसमें जो सबसे ज़्यादा एरिया सरफेस जो है, जिसमें सबसे लीस्ट सरफेस जो है वो हो रहा होगा, उसका प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा। यानी कि अगर कोई बैठा है, लेटा है और एक पैर पे खड़ा है, ऐसे ऑप्शन है, तो एक पैर वाले में ऑब्वियसली सबसे कम एरिया कवर कर रहा होगा, सबसे कम एरिया वाले में सबसे ज़्यादा प्रेशर लगेगा। तो इस तरह से अगर एक पैर के बाद एक ऐसा भी ऑप्शन आ जाए कि पैर के एक अंगूठे पे खड़ा है, तो एक अंगूठे का मतलब और ज़्यादा मिनिमाइज कर दिया उसने सरफेस एरिया को, तो उस कंडीशन में प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा। तो इस तरह से आप जो है उस तरह का क्वेश्चन भी कर सकते। एक समान विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक ही दिशा में कार्य कर रहे, एक इलेक्ट्रॉन को भी इसी दिशा में प्रक्षेपित किया जाए, तब क्या होगा? वो लेफ्ट मुड़ जाएगा, राइट मुड़ जाएगा, या उसकी वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज क्या हो जाएगी? तो देखो, इस डायरेक्शन में हम मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसी डायरेक्शन में हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, सवाल में ये कहा गया, और इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होगा, आप ये बताओ, उस पर इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो है क्यू ई लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या लगेगा, क्यू वी क्रॉस बी, जिसे लॉरेंज फोर्स भी कहते हैं, और इसी को हम क्यू वी बी साइन थीटा भी कह सकते हैं। तो क्यू वी बी साइन थीटा का मतलब जो है, थीटा का मतलब जीरो, क्योंकि इसी डायरेक्शन में वो इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो थीटा कितना है, जीरो। तो जब हम क्यू वी बी साइन थीटा लिखेंगे और साइन जीरो रखेंगे, साइन जीरो का मान कितना होता है, साइन जीरो का मान वही होता है जो कॉस 90 का होता है, जीरो। यानी कि ये मैग्नेटिक फोर्स तो जीरो लगेगा, यानी कि केवल जो उसका नेट फोर्स जो उस पर लगेगा वो क्यू ई इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। अब क्यू मतलब उस पर चार्ज कैसा है, नेगेटिव, मतलब माइनस का ई, यानी कि यही फोर्स जो है वो अफेक्ट करेगा, माइनस का ई, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में किस तरफ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो उस पर फोर्स लग रहा है इस तरफ, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो अगेंस्ट उसके जो फोर्स लग रहा है वो उसका जो क्या है, वेलोसिटी को क्या कर देगा, अब ऑब्वियस है कि डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि उसके अगेंस्ट हो रहा है। तो इसका आंसर है क्या है कि इलेक्ट्रॉन का वेग घट जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन आपको देख लेना, मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे में भले ही मैं क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है, लेकिन मेरे इस सीरीज़ का हर क्वेश्चन आपके लिए पेनेशिया होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप एग्जाम हॉल से निकलोगे, जो बच्चे इस सीरीज़ को सीरियस ले लेंगे, और इससे पहले जो सीरीज़ चलाई थी मैंने MCQ की, प्लेलिस्ट को मैंने बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर्ड तरीके से डिज़ाइन कर दिया है, कि जब मैंने जो भी, जैसे मैंने मैं 9 वीडियो कराए थे, तो उन 9 का अलग सेपरेट प्लेलिस्ट है। तो बस यही इतना करते चलो आप लोग,
कुछ बस इनका मल्टीपल टाइम रिवीजन करना पड़ेगा। ये नहीं है कि वीडियो आज एक बार देख लिया, देखो थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा। या तो आप चैप्टर वाइज बहुत अच्छे से तैयारी करो, इसके लिए आपको मिनिमम 6 महीने चाहिए, या फिर क्योंकि फिजिक्स भी होता है, मैथ्स भी होता है, या फिर आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। ये स्मार्ट वर्क होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए आपको रिवीजन भी थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। तो आप उन वीडियोज़ को अगर आप एक बार देख चुके हो मैराथन को, तो एक बार अगर आपके पास टाइम है तो एक बार और देख लो। एल मीटर लेंथ का और आर मीटर रेडियस का एक कॉपर का वायर है, जिसके सिरों पे पोटेंशियल डिफरेंस v लगाया गया। अगर इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी v है, अगर वायर का डायमीटर हमने डबल कर दिया तो इलेक्ट्रॉन का अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना होगा? डबल हो जाएगा, अनचेंज रहेगा, या हाफ हो जाएगा, या 1/4 हो जाएगा। तो इस वीडियो में फिजिक्स के 5 ऐसे क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं जो आपके अपकमिंग एयरफोर्स और नेवी के एग्जाम्स में आने की हाई प्रोबेबिलिटी रखते हैं। तो इस छोटे से वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जनरल फॉर्मूला लिखें तो वी डी जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो क्या होता है? I/A/N/E। अब अगर हम यहाँ से डायरेक्ट प्रोसीड करने लगेंगे, जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सोचेंगे कि हम यहीं से सोच लें कि क्रॉस सेक्शन में जो है वो हिडन रहता है क्या डायमीटर, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शन का रिलेशन मिल गया, तो गलती हो जाएगी। मैंने आपको कहा था कि जब भी आप में किसी चीज़ का अगर वहाँ पे मेंशन है कोई चीज़, जैसे एस्केप वेलोसिटी का कल क्वेश्चन किया था, अभी बताऊंगा इसके बाद, तो उसका हमें सवाल में यूज़ करना पड़ेगा। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस v लगाया गया था, तो हमें यहाँ से i को रिप्लेस करना पड़ेगा। ओमिक लॉ से हम i को रिप्लेस कर सकते हैं। i बराबर होता है v/r, तो हम v/r लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? v बटे रजिस्टेंस। और रजिस्टेंस को भी अगर हम फर्दर रिप्लेस करें तो रजिस्टेंस को रजिस्टिविटी लेंथ बटे एरिया लिखेंगे, तो बटे एरिया का मतलब वो एरिया ऊपर पहुंच जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे थोड़ा मैनिपुलेट किया, तो देखा कि क्रॉस सेक्शन से क्रॉस सेक्शन कट गया, क्रॉस सेक्शन कट गया। अब देखो एल लेंथ था, तो एल लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। ये फैक्टर आप लिख लेना। जो वी डी है, इस तरह का सवाल आया, हो सकता है लेंथ डबल करी जाती, तो लेंथ के क्या हो गया? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। अब वी डी जो है पोटेंशियल के डिफरेंस के क्या हो गया? जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। लेकिन हमारा जो वी डी है वो डायमीटर से इंडिपेंडेंट है। डायमीटर से क्या है? इंडिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि ये डायमीटर जो है हमारा, जो क्रॉस सेक्शन एरिया है जो कट गया, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर लगाते तो आर को हम रिप्लेस करते, रेडियस जो होता है डायमीटर का आधा होता है, तो इस तरह से हमें डायमीटर मिलता, लेकिन डायमीटर क्या हुआ? कट हो गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्यास 2 गुना कर दिया गया तो अनुगमन वेग जो है वो अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन ऐसे भी हो सकते हैं कि 2 गुना हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, आधा हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो हमने देखा अनचेंज, यानी कि वी ही रहेगा। स्टार मार्क कर लेना इस क्वेश्चन पे। अब आपको मैं रिकॉल कराऊं, मैंने अभी यहाँ पे ये तो कैलकुलेशन आई होप आपको समझ में आ गई होगी। रिकॉल एक बार बैक करके देख लेना। अब देखो याद करो, मैंने अभी क्वेश्चन एक आपको कराया था किसका? आपको मैंने कराया था एस्केप वेलोसिटी का। सिमिलरली आपको मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, जैसे आप एस्केप वेलोसिटी का जनरल फॉर्मूला अगर लिखोगे तो 2gm/r होता है। देखो समझने पे फोकस किया करो, ठीक है? हम अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी तो हम एग्जाम हॉल में कंफ्यूज नहीं होंगे। अब हमने आपको एक क्वेश्चन कराया था जिसमें हमने कहा था कि 11 किलोमीटर पर सेकेंड था उसका जो है अर्थ पे एस्केप वेलोसिटी, और एक प्लेनेट है जिसका रेडियस जो है वो डबल है, किससे? अर्थ से। और उस वहाँ पे मैंने कहा था आपको उस क्वेश्चन में, मैं फिर से वो बता दे रहा हूँ, रेडियस तो डबल था किसी प्लेनेट पे, लेकिन उन्होंने सवाल में जिक्र किया था कि माध्य घनत्व, जो मीन डेंसिटी है, वो सेम था किसके? अर्थ के। तब हमारा जो है वहाँ पे हमारा एस्केप वेलोसिटी पूछा गया था। तो अगर हम डायरेक्ट वहाँ पे जाते कि वी ई है वो रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था स्क्वायर रूट के, तो रेडियस डबल थी, तो हम इस तरह से करने लगते, गलत हो जाता। क्योंकि वहाँ पे माध्य घनत्व की बात करी गई है, डेंसिटी की बात करी गई थी, इसलिए हमने वहाँ पे मास को रिप्लेस करा था। किसमें? मास को हम वॉल्यूम इंटू डेंसिटी लिख सकते थे। तो यहाँ पे वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया था 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये आर से आर कट के, तब हमने देखा था कि जो एस्केप वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया था आर के। तो हमने समझा क्या कि अगर हम जनरल फॉर्मूला एस्केप वेलोसिटी का लगाते तो आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था स्क्वायर रूट के, लेकिन क्योंकि सवाल में माध्य घनत्व का जिक्र था तो हमारा एस्केप वेलोसिटी जो था इन्वर्स डायरेक्टली आ गया था रेडियस के, तो हमारा 2 गुना करी गई थी, तो उसका आंसर था 22 किलोमीटर पर आवर एस्केप वेलोसिटी वहाँ पे हो जाएगी। तो सिमिलरली मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, इस सवाल में भी अगर हम सीधा देखते तो वी डी था वो क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा था, क्योंकि I/A/N/E होता है। लेकिन क्योंकि हमें सवाल में क्या मेंशन है कि पोटेंशियल डिफरेंस v लगाया गया, तो हमने इसलिए i को रिप्लेस करा, फिर हमने फर्दर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाया, क्रॉस सेक्शन खत्म हो गया। मतलब आप एक पॉइंट, ये पॉइंट की तरह भी याद रख सकते हो कि डायमीटर से इंडिपेंडेंट रहा। अब देखो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिखा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का I/A/N/E। तो यहाँ से एक और बात याद रखना कि जो I/A होता है करंट बटे एरिया, वो होता है करंट डेंसिटी, धारा घनत्व। तो इस तरह से अगर जे के टर्म्स में कभी कोई क्वेश्चन न्यूमेरिकल बन जाए
तो हमारा इस तरह से जो हो जाएगा, ठीक है। तो अगर जे का फॉर्मूला लिखें तो वी डी एन ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वी डी एन ई। इस पर भी न्यूमेरिकल देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत, ये जो मैं टर्म्स यूज करता हूँ वीडियोस में, जो चीज़ें इंक्लूड कर रहा हूँ, वो जो समझदार बच्चा है वो समझ पा रहा होगा। कोण का मान बताना है। एयरफोर्स का जो ऑफिशियल मॉडल पेपर है उसमें पूछा गया है एक प्रश्न में फिजिक्स वाले में कि ध्रुवों पे नमन कोण का मान बताओ। तो मेरी कोशिश है, जैसे मैंने कल परसों की वीडियो में भी नमन कोण का एक बनने वाला क्वेश्चन देखा था, तो ये सभी क्वेश्चन जो इस सीरीज में है वो लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड हैं, चाहे वो एयरफोर्स का हो चाहे नेवी का हो। तो ये क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी अब देखो, ये भी एक टाइप है, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पे हमें कई बातें समझनी है। क्या समझना है? कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो होता है बी ई कॉस थीटा, जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो होता है बी ई साइन थीटा। इन बातों का पता होना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे ये जो क्वेश्चन है ये केवल इस वाले इक्वेशन से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है वो दिया, एच की जगह पे हम के लिख सकते हैं, के दिया गया है सवाल में, और बी ई की जगह पे जो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र जो है वो 2K है, तो बी ई की जगह पे 2K लिख सकते हैं, और कॉस थीटा सिंपली से के कट गया, 1/2 बराबर कॉस थीटा। तो थीटा का मान यहाँ से कितना मिलेगा? 1/2 कॉस में 60 का मान होता है, तो डिप एंगल कितना आ गया? 60 डिग्री। तो इस लाइन से बन गया। अब क्या है कि अगर इन्हीं दोनों इक्वेशन को आप स्क्वायर करके जोड़ोगे तो हमें एक रिजल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? √V² प्लस H²। इससे भी न्यूमेरिकल बन सकता है। मैं क्या बता रहा हूँ, अगर दोनों साइड का स्क्वायर करके जोड़ दो तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर BE² cos² थीटा प्लस BE² sin² थीटा। BE² कॉमन लोगे तो sin² थीटा प्लस cos² थीटा को 1 लिख सकते हैं। तो फाइनली यहाँ से हमें ये रिजल्ट भी मिल सकता है। दूसरी बात, यहाँ से आपसे ऐसे कहा जा सकता है कि आप अगर देखोगे तो बी ई साइन थीटा में बी ई कॉस थीटा से भाग लगाओगे तो इधर टेन थीटा बचेगा, और इधर हमारा वर्टिकल बटे हॉरिजॉन्टल। तो हो सकता है आपसे कहा जाए कि किसी सवाल में ऐसे कहा जाए कि क्षैतिज घटक ऊर्ध्वाधर घटक का √3 गुना है। यानी कि अगर ये कह दे कि ये √3 टाइम्स है हमारा किसका, ये √3 टाइम्स है इसका, तो ऐसे पूछा जाएगा एंगल ऑफ डिप का मान, तो यहाँ से 30 आ जाएगा। कहा जाए कि ये वाला हॉरिजॉन्टल जो है वो वर्टिकल का √3 गुना है, तो ये एक्स है तो वो √3x है, तो हमारा 1/√3, तो हमारा इसमें 60 आएगा केस में, इस केस में हमारा 30 डिग्री आएगा नमन कोण का मान। कहा जाए कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इक्वल है, तो इक्वल है दोनों कट जाएंगे, एक आएगा, और एक tan में 45 का मान होता है, तो टिप एंगल 45 आएगा। के एम्पलीट्यूड का रेशियो है 49। जब सुपर इम्पोज किया गया तो रिजल्टेंट जो है किसी पॉइंट पे मैक्सिमम होगा इंटेंसिटी, किसी पे मिनिमम, तो मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटीज़ का रेशियो क्या होगा। देखो ये क्वेश्चन एयरफोर्स और नेवी में आते हैं जितने भी, यही फॉर्मेट है आजकल लेटेस्ट वाला। तो आई मैक्सिमम और आई मिनिमम का जो होगा, पहले ऊपर जो है दोनों को सम कर दो आयामों का, उसका स्क्वायर, नीचे एम्पलीट्यूड का सब्सट्रैक्ट कर दो उनका स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि ऊपर 9 और 4 13 का स्क्वायर, नीचे इनका सब्सट्रैक्ट करो तो 5 का स्क्वायर, तो हमारा 169/25 इसका राइट आंसर हो गया। और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं कि सीधा ऐसे बस डेटा चेंज होगा, रेशियो दूसरा होगा, ऐसे क्वेश्चन आपको सीधा टपकेंगे एग्जाम में। अब एक बात और याद रखना कि इंटेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, या एम्पलीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी के स्क्वायर रूट के। ये बात इसलिए याद रखना, कई बार क्या होगा कि आपको जो है आयामों का अनुपात देके तीव्रताओं का अनुपात पूछा जाएगा, या तीव्रताओं का अनुपात देके आयामों का अनुपात पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से उनको सॉल्व आगे कर सकते हो, ये जो है रिजल्ट याद रखना। और दूसरी बात, फ्रिंज जो विड्थ होता है, ये जो इंटरफेरेंस चैप्टर में जो यंग ने डुअल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसमें जो फ्रिंज, नंबर ऑफ फ्रिंज, दो बातें याद रखना। एक तो फ्रिंज चौड़ाई का फॉर्मूला जो है वो d λ/d है। बस ये याद रखना कि जो फ्रिंज की चौड़ाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तरंग दैर्ध्य के। ठीक है, आपसे कहा जाएगा कि 4 ऑप्शन है, 4 कलर हैं आपको ऑप्शन में, किस रंग के लिए फ्रिंज की चौड़ाई सबसे ज़्यादा होगी, तो आपको पता होगा जिस कलर का वेवलेंथ ज़्यादा होगा, वेवलेंथ आप वेवगियोर से देख लेना, जिस आप इधर इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा तो उसका फ्रिंज विड्थ भी ज़्यादा होगा। और एक बात और याद रखना कि एन एक न्यूमेरिकल और बन चुका है एयरफोर्स में, एन लेमडा बराबर कॉन्स्टेंट से, यानी कि n1 λ1 बराबर n2 λ2। कैसे बनेगा क्वेश्चन कि जब वेवलेंथ कुछ थी, मान लो 6600 एंगस्ट्रॉम थी, तब नंबर ऑफ फ्रिंजों की संख्या जो थी वो मान लो x थी या 20 फ्रिंज थे। अब कहा जाएगा कि अब वेवलेंथ हमारा 7200 है, तो अब नंबर ऑफ फ्रिंज कितने होंगे, तो इस तरह से हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। पहले इतनी नंबर ऑफ फ्रिंज जब इतनी वेवलेंथ, फिर इतनी नंबर ऑफ फ्रिंज जब इतनी वेवलेंथ, मानी कि n लैम्डा बराबर कांस्टेंट। प्रकाश में ध्रुवण की घटना प्रकट करती है, तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट नेचर कैसा, ट्रांसवर्स आंसर हो जाएगा, अनुप्रस्थ। ठीक है, अनुप्रस्थ। और जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंग है, वो उनका सबका भी नेचर भी अनुप्रस्थ होता है, चाहे रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, एक्सरेज, गामा रेज, सारे जो है वो ट्रांसवर्स होते हैं उनका भी नेचर।
जो ध्वनि तरंगें होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, अनुदैर्ध्य होती हैं। ये तो पता होगा कि इनमें संपीड़न विरलन होता है, इनमें सरंग गर्त होता है। एक संपीड़न और एक विरलन के बीच की दूरी जो है वो λ/2 होती है, ठीक है। ऐसी एक सरंग और एक गर्त के बीच की दूरी भी, लेकिन अगर एक सरंग और एक सरंग के बीच की दूरी पूछा जाए तब वहाँ पे लैम्डा हो। किसी स्थान पर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इक्वल हैं तो इस स्थान पर डिप एंगल कितना होगा, नमन कोण, नति कोण क्या होगा। तो हमें क्या है कि फॉर्मूला देखना है। नमन कोण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वर्टिकल कंपोनेंट बट्टे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब सवाल में कहा गया है कि दोनों इक्वल हैं। अगर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है वो इक्वल हैं तो उनका रेशियो 1 हो जाएगा, और 1 जो होता है वो 10 में 45 डिग्री का मान होता है, यानी कि 10 थीटा को हम 1045 लिख सकते हैं और आंसर आ जाएगा 45 डिग्री। आप अगर एयरफोर्स, जो एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट है, उसमें जो फिजिक्स का सेगमेंट है मॉडल पेपर में, उसमें आप देखोगे तो एक क्वेश्चन वहाँ पे ऐसा पूछा गया है कि एंगल ऑफ डिप का जो मान है पोल्स यानी कि ध्रुवों पे कितना होता है। तो याद रखना कि ध्रुवों पे जो होता है नति कोण का मान, नमन कोण का मान, वो होता है 90 डिग्री। क्वेश्चन है रेजोनेंस यानी कि अनुनाद की स्थिति में एलसी सर्किट की फ्रिक्वेंसी क्या होगी, जहाँ पे गिवन है एल और सी की वैल्यूज़। तो अगर आप सैम्पल पेपर को ऑब्जर्व करोगे केयरफुली तो यू विल फाइंड कि वहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चंस ऐसे हैं एग्जामिनर ने दिए हुए हैं, रिक्रूटमेंट बोर्ड ने जो सैम्पल पेपर है उसमें गिवन है, जिसमें कॉन्सेप्ट तो ईजी है लेकिन कैलकुलेशन की डिमांड करी गई है। तो ऐसे क्वेश्चन में इंक्लूड किए हैं जो आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। तो इसमें अगर पता है फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला, मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट को पता होगा 2π√LC एलसी सर्किट के लिए, स्टिल वो लोग आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन स्किल्स होनी चाहिए। अब ये कैसे आया वो एक बार बता दूं आपको कि रेजोनेंस है तो एक्सएल जो है वो एक्सी के इक्वल हो जाएगा, जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस के इक्वल होगा। अब एक्सएल होता है ओमेगा एल, एक्सी होता है 1/ω/c, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ओमेगा स्क्वायर जो है वो मिलेगा 1/√LC। अब ठीक है, ओमेगा का मान ये मिल जाएगा, ओमेगा होता है 2π, फ्रिक्वेंसी तो 2π इधर आ जाएगा, तो ये फॉर्मूला मिला। अब यहाँ पे वैल्यूज़ रख रहे हैं और ध्यान से ऑब्जर्व करना मेरी बातों को और कुछ सीखना, क्योंकि मैं लिखूंगा कम और ठीक है। √L का मान कितना है 0.02 हेनरी, सी का मान है आपका 2 माइक्रोफेरेड, तो आप 10⁻⁻6 से गुणा कर देंगे तो फेरेड बन जाएगा, ठीक है, माइक्रोफेरेड था। अब ये मेरे पास आंसर, अब देखो मैं इसको अगर मैं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, देख लेना कैसे मैंने किया है। मैं डायरेक्ट यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए लिख रहा हूँ 1/2π √0.02 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है, मैंने इतना लिख दिया। अब क्या हमें सीखना है, इतना करने के बाद बहुत सारे बच्चे स्किप कर देंगे कि यार इतना तो कैलकुलेशन हमसे नहीं हो रहा है। अब यहाँ से पूरा कैलकुलेट नहीं करना है, ध्यान से देखना, 1/2π। अब अगर देखो 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो डेसिमल खत्म करेंगे तो यहाँ पे -6 से -8 हो जाएगा, ठीक है, मेरी बातों को ध्यान से ऑब्जर्व करना, -8 हो जाएगा। अब 2, ये 2 हो गया सिंपली क्योंकि वहाँ पे 8 हो गया, और 2 और 2 4 हो गया, और वर्गमूल से बाहर आएगा 4 तो 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब इनका डिजिट का काम खत्म। 10⁻⁻8 है और 10⁻⁻8 है, मतलब इसको हम 1/10⁸ लिख सकते हैं, और 10⁸8 बाहर आएगा तो 10⁴ बचेगा, लेकिन वो रेसिप्रोकल होगा तो ऊपर पहुंच जाएगा 10⁴, यानी 10⁴ का मतलब हमारा कितना हो गया 10,000। अब ये चीज़ यहाँ पे समझनी है कि ये कैसे आया। अगर वर्गमूल के अंदर 100 होता है तो बाहर 10 आ जाता है, वर्गमूल के अंदर अगर हम लिख दें 10,000 तो बाहर 100 हो जाता है, मतलब जितने डिजिट जीरो के होते हैं, नंबर ऑफ जीरो वर्गमूल से बाहर आके हाफ हो जाते हैं। अगर 4 हैं तो 2 हो जाते हैं। तो यहाँ पे सिमिलरली 8 थे तो बाहर आके 4 हो जाएंगे, स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 4। अब माइनस था इसलिए वो ऊपर पहुँच गया, यानी कि हमें इस चीज़ को ही तो कैलकुलेट करना है। 10,000/2, 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4π हो जाएगा, 4। अब पाई का मान 3.14 होता है, ये भी आपको पता होगा, यानी कि लगभग ये 12.5 मिल रहा है। 3 का गुणा 4 में होगा 12, 12 से ज़्यादा, यानी कि 14 का 4 में गुणा होगा 56, यानी कि 12.5। अब हम जिसको 10,000 में 12.5 से डिवाइड करना है और पूरा नहीं करना है, ऑप्शंस आपके पास हैं। 12 का 7 में गुणा करोगे तो 84, और 40, तो मतलब लगभग आप देख रहे हो कि ये ना तो 15 बार जाएगा ना तो 12 बार जाएगा, 9 से भी ज़्यादा आगे निकल जाएगा, क्योंकि 12 निम्मा कितना होता है 108, वो भी ज़्यादा पहुँच जा रहा है। तो हमारा आंसर जो है वो कितना हो गया 7। आपको क्या करना, ये जो ऑप्शन है वो मैंने फ्रेम नहीं किए, हमें यहाँ पे वो चीज़ सिखानी है कि इतना करने के बाद आपने ये ऑब्जर्व करना था कि नीचे 12.5 है। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा ये नहीं हो सकता है, क्योंकि 12 जो है, जो 7 लगभग अप्रॉक्स जो है यही आंसर आना है। तो हमने पहली बात तो ये सीखी कि कई बार क्या होता है कि हमें डरना नहीं है कि हम क्वेश्चन को स्किप करके चले गए, हमें क्या करनी है, कोशिश ज़रूर करनी है। अगर आपको नहीं आ रहा था तो आप छोड़ भी सकते थे, इस क्वेश्चन को स्किप करना भी एक आर्ट होती है। एक जो इस पर भी वीडियो बनाऊंगा कि अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी किस तरह की होनी चाहिए।
अब हमें क्या है, कुछ चीज़ें समझनी है। जैसे यहाँ से कुछ क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटी है, तो आप स्टार मार्क करके उनको लिख लो। पावर फैक्टर आपसे पूछा जाएगा कि पावर फैक्टर जो है वो मैक्सिमम होगा। ऑप्शन होंगे, जब परिपथ शुद्ध धारतीय हो, जब परिपथ शुद्ध प्रेरकीय हो, जब परिपथ शुद्ध जो है कैसा हो, ठीक है, ऐसे ऑप्शन हो सकते हैं। तो याद रखना पावर फैक्टर जो है वो 1 होता है जब जो है प्योर रजिस्टिव हो। शुद्ध प्रतिरोध अगर परिपथ है तो प्योर रजिस्टिव है, तो उसमें पावर फैक्टर मैक्सिमम होता है उस केस में, और 1 होता है। और पावर फैक्टर मिनिमम होता है 0 जब प्योर इंडक्टिव शुद्ध प्रेरकीय परिपथ हो। ये पॉइंट लिख लेना, एयरफोर्स और नेवी के फेवरेट पॉइंट में लिखवा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, कोई भी अननेसेसरी बात नहीं कर रहा हूँ। प्योर जो है इंडक्टिव हो, शुद्ध जो है प्रेरकीय होगा, तब पावर फैक्टर 0 होगा, ठीक है। पावर फैक्टर की रेंज कितनी हो गई, 0 से 1। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि आपसे कहा जाएगा कि एक एलसीआर सर्किट है, उसमें करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस से क्वेश्चन बनेंगे। तो याद रखना फेज डिफरेंस जो है करंट और वोल्टेज में वो π/2 होता है। कितना होता है, π/2। कब कब होता है π/2, कई बार सेम फेज में भी होते हैं। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं, तीनों लिख लो। जब जो है आपका प्योर रेजिस्टिव सर्किट होगा, ठीक है, शुद्ध प्रतिरोध होगा, तब वो समान कला में होंगे। फेज डिफरेंस V और I में कितना होगा, 0 होगा, समान कला में होंगे। या अनुनाद की भी अगर स्थिति है तब भी वो समान कला में होंगे और फेज डिफरेंस 0 होगा। और अगर प्योर इंडक्टिव है या प्योर कैपेसिटिव है, तब हमारा ऑलवेज जो है फेज डिफरेंस π/2 होगा, ठीक है। अब इसमें भी अगर प्योर इंडक्टिव है तो हमारा जो है वोल्टेज जो है वो लीड कर रहा होगा π/2 से। और अगर हमारा परिपथ जो है प्योर कैपेसिटिव है, शुद्ध धारितीय है, तब हमारा करंट लीड कर रहा होगा π/2 से। जो धारा है वो अग्रगामी होगी। वेलोसिटी डबल कर दिया जाए और मैग्नेटिक फील्ड हाफ हो जाए, तो उसके पाथ की जो रेडियस है वो हो जाएगी। इस पे स्टार मार्क कर लो, ये क्वेश्चन आ सकता है। जो रेडियाई है उसमें याद रखना एक रिजल्ट mv वेलोसिटी बटे q उस पर चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे क्या है कि अब मैं आपको जैसे कुछ 4 से 5 हर वीडियो में फॉर्मूले बताता हूँ, तो वो यूनिक चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको, जो जैसे अभी ऊपर भी बताया नमन कोण वाली बात। तो जितनी बातें बता रहा हूँ इनको एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से लिखते चलो, एक नोटबुक बना लो पतली सी। इन वीडियोज़ में सारी बातें आप रोज़ 5 से 6 बातें लिखोगे तो यू विल सी कि एक दिन आपके पास बहुत सारा ऐसा कलेक्शन हो जाएगा जिनसे क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली बनते हैं। अब देखो यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो कितनी करी गई, डबल, यानी कि ये डबल का मतलब 2 फैक्टर से ये बढ़ेगा। और हाफ कर दिया गया, मैग्नेटिक फील्ड हाफ करा गया है तो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वो ऊपर जाके ट्वाइस हो जाएगा, यानी कि अल्टीमेटली 4 टाइम्स हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसे देख लो। अगर हम देखेंगे तो जब रेशनलाइज करेंगे तो इधर 2k हो जाएगा क्योंकि वेलोसिटी डबल हुई है, और इधर ये हाफ हुआ है तो 1/2k हो जाएगा ये। तो ये बटे वाला 2 ऊपर जाएगा, तो यानी कि फैक्टर 4 से बढ़ जाएगा क्या, उसके रेडियस। तो ये तो हो गई इसकी बात। सबसे पहले तो ये फॉर्मूला याद रखोगे, इस पे न्यूमेरिकल भी बनता है। अब हमने आप यहाँ पे आपने कुछ ऑब्जर्व किया, रेडियाई पूछी गई, मतलब वो सर्कुलर जैसा कुछ पाथ बन रहा होगा। तो यहाँ से भी कुछ पॉइंट लिख लो कि अगर एक चार्ज पार्टिकल या एक इलेक्ट्रॉन किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर प्रवेश करता है तो उसका जो पाथ है पूछा जाएगा कैसा होगा। ऑप्शन होंगे परवलयाकार, अति परवलयाकार, वृत्ताकार, दीर्घ वृत्ताकार। तो यहाँ पे सर्कुलर पथ बनता है वृत्ताकार, ठीक है, वृत्ताकार। तभी तो वृत्त की त्रिज्या पूछी गई। अब वृत्ताकार में क्या है, एक बार क्या है कि अगर किसी न्यून कोण पे एंटर करेगा तो वो हेलिकल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, हेलिकल, कुंडलनी के आकार का बन जाएगा। ये 2 पॉइंट यहाँ से लिखो। अब क्या आपको पता है कि सरल रेखीय भी बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। मेरी बात सुनना, अगर ये पॉइंट लिखते चलना जितने भी मैं बताता हूँ आपको। अगर एक चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है, वो तो था मैग्नेटिक फील्ड का, चलो वृत्ताकार बन गया था। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में लंबवत प्रवेश करेगा तो परवलयाकार बनेगा। कैसा बनेगा, पैराबोलिक बनेगा, परवलयाकार बनेगा। अब हमने कहा सर स्ट्रेट लाइन भी बन सकता है, तो वो भी देख लो, क्योंकि हो सकता है वो क्वेश्चन ये आजकल सब बच्चों को तैयार है तो स्ट्रेट लाइन का पूछा जाए। देखो अगर एक चार्ज पार्टिकल है या एक इलेक्ट्रॉन है, अगर वो यूनिफॉर्म, जहाँ पे क्या है क्वेश्चन की भाषा है किसी भी तरह से हो सकती है, पॉइंट आप जो है वो ये है कि अगर जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है यूनिफॉर्म है दोनों और परस्पर पैरेलल है। क्या है, क्वेश्चन की भाषा किसी भी तरह से हो सकती है। अगर वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र जो है समांतर है, और अगर वहाँ पे एक ब्रह्मावस्था से अगर कोई इलेक्ट्रॉन या चार्ज पार्टिकल छोड़ा जाएगा तो वो कण जो है पार्टिकल वो सीधी रेखा में गति करेगा, सीधी रेखा में गति करेगा। तो आपने क्या देखा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में लंबवत एंटर करा था तो वृत्ताकार, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में लंबवत एंटर करा था तो पैराबोलिक, और अगर चुंबकीय क्षेत्र में किसी न्यून कोण पे एंटर करा था तो हेलिकल, और अगर दोनों पैरेलल हैं वहाँ पे एंटर करा तो वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टीवी टावर की हाइट 45 मीटर है,
इसकी रेंज क्या होगी, विस्तार दूरी, अगर अर्थ की रेडियस 6400 किलोमीटर है। अभी जो पेपर हुआ था कोस्ट गार्ड का, उसमें मेरे भाई इसके कम्युनिकेशन सिस्टम के इतने न्यूमेरिकल, जिनने दिया होगा उनको पता होगा, बहुत अच्छे अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल पूछे गए हैं। तो अगर ऐसा न्यूमेरिकल एक आता है जिसमें हाइट दे दी जाए और रेंज पूछी जाए, अभी ये भी बताऊंगा कि हाइट ना दी जाएगी तब भी आप हाइट कैसे फाइंड कर पाओगे और वो लेवल क्या होता है क्वेश्चन का। तो सिंपली पहले तो आप इसके लिए याद रखोगे एक फॉर्मूला, रेंज के लिए सीधा आप निकाल सकते हो √2RH, 2 रेडियस हाइट, इसे आप सीधा निकाल सकते हो। अब कैलकुलेशन, 2 रेडियस कितनी है, अब कैलकुलेशन में क्यों कहता हूँ, क्यों फोकस कर रहा हूँ कैलकुलेशन पे, कि ये चीज़ें देखा करो कि रेडियस तो किलोमीटर में था और ये मीटर में है। तो कैसे करें, तो हम रेडियस पहले लिख लेते हैं 6400। अब हमने इसको भी मीटर में बनाना है, तो इसमें 1000 से गुणा कर देंगे तो ये हमारा किस में बन जाएगा, मीटर में बन जाएगा। इनटू हाइट कितना है 45 मीटर। अब सारी चीज़ें मीटर में हो गई और इसका लेना है वर्गमूल। अब हमें क्या है, पूरा कैलकुलेट नहीं करना था, मेरी बात ध्यान से सुनना, पूरा कैलकुलेट नहीं करना था। यहाँ से हमें 64 से बाहर आएगा 8, जीरो को भूल जाओ क्योंकि जीरो से जीरो ही बाहर आएगा। मीटर होगा, किलोमीटर बना लेंगे तो इसमें हमें कैलकुलेशन तो अफेक्ट होगी नहीं। हमें डिजिट जो अफेक्ट कर सकते हैं, 64 से हमारा 8 बाहर आ गया। 45 का गुणा 2 में होगा तो 90 बनेगा, 90 में कुछ जीरो लग जाएंगे तो 900 बन जाएगा। 900 से हमारा जो डिजिट बाहर आएगा वो 3 आएगा, क्योंकि 900 का वर्गमूल 30 होता है, तो हमारा 24 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 24,000 आएगा मीटर, क्योंकि जीरो है, लेकिन हमें जो है 24 किलोमीटर आएगा। तो हमें पूरा कैलकुलेट नहीं करना है कि पहले हम मीटर में निकाल के फिर किलोमीटर बनाएं। हम डिजिट देख लेते हैं, जो डिजिट बाहर आ रहे हैं वो 8 और 3 आ रहे हैं, यानी कि हमारा आंसर 24 किलोमीटर हो गया। अब ये तो रही इस क्वेश्चन की बात। अब ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि जिसमें हाइट ना दे दी जाए और फिर भी आपसे रेंज पूछ ले, क्योंकि फॉर्मूला होता है 2RH। अब अगर हाइट ना दी जाए तो फिर कैसे निकालोगे, तो सवाल ऐसे आएगा कि एक मान लो एक फैक्स है, उसको हमें भेजना है, मेरा औरैया है, औरैया से हमें कानपुर भेजना है। ठीक है, उस फैक्स को हमें कानपुर भेजना है, तो किससे भेजना है, तो सर हमें एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट यानी कि तुल्यकाली उपग्रह से भेजना है। तो बताओ कि भेजने में कितना टाइम लगेगा, तो भेजने में कितना टाइम लगेगा, मेरी बात सुनना। तो भेजने में टाइम के लिए पहले हम रेंज निकाल लें कि यहाँ से वहाँ तक की उस रेंज क्या है। तो आपको पता है कि हाइट यहाँ पे तुल्यकाली उपग्रह है तो उसकी ऊंचाई होती है 3600 किलोमीटर, कितनी होती है, सॉरी 36,000 किलोमीटर। तो आपको वहाँ पे 36,000 किलोमीटर रख देना है। 36,000 अर्थ का रेडियस आपको पता ही था, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, आपको यहाँ से मिल जाएगा रेंज। ठीक है, अब हमें पता है, ये पूछा गया कि कितना टाइम लगेगा उस फैक्स को भेजने में, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी हमने इस फॉर्मूले से निकाल ली, चाल कितना होता है 3 × 10⁸ तो इस तरह से हम इतना सेकंड जो है समय बता सकते हैं। आशा करता हूँ समझ पा रहे हो आप मेरी बात को और ऑब्जर्व करो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब क्या है कि यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। एक और फॉर्मूला होता है, अगर मान लो कह दे कि 125 मीटर किसी हाइट है किसी एंटीना की, और क्या करना है उससे कि वो कितना एरिया कवर करेगा, हाइट देके आपसे पूछा जाएगा कितना एरिया कवर करेगा। तो एरिया कवर करेगा और रेंज में अंतर है, ये सारे ऑप्शन किलोमीटर में है। एरिया अगर पूछा जाएगा तो वो किलोमीटर या मीटर स्क्वायर होगा, यानी कि वो क्या पूछा जाएगा आपसे, एरिया अगर पूछा जाए हाइट देके तो सीधा सा आप फॉर्मूला लगा देना, कौन सा, आप लगा देना 2πRH। ठीक है, 2πRH, इसमें कोई जो है हमारा किसी पे वर्गमूल नहीं है। हमारा रेंज के लिए हमने बताया आपको 2RH का वर्गमूल, एरिया के लिए ये बताया, हाइट ना दी जाए तो 36,000 किलोमीटर, सवाल में कहा जाएगा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। तो इतने तरह के न्यूमेरिकल जो हैं अभी फ़िलहाल आपको समझने कि अगर ये 3 से 4 टाइप के, और एक और जैसे ये तो आपको जो है मैंने जब आपको कम्युनिकेशन सिस्टम कराया था तब आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन घनत्वों का रेशियो पूछा जा सकता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन घनत्वों का अनुपात आपसे पूछा जाए तो इसके लिए आप ये याद रखोगे कि जो FC है, आवृत्ति, क्रांतिक आवृत्ति है, वो होता है 9 और होता है, लेकिन हमें याद रखना है अंडर रूट जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है वो। ठीक है, तो यहाँ से मान लो आपसे कह दे कि किसी दिन आयन मंडल से अधिकतम फ्रिक्वेंसी 10 मेगाहर्ट्ज़ थी, दूसरे दिन वो है वो 8 मेगाहर्ट्ज़ हो गई घट के, तो उनके इलेक्ट्रॉन घनत्वों का अनुपात बताओ। तो अगर फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसीज गिवन हैं दोनों दिनों की, तो उनके इलेक्ट्रॉन घनत्वों का अनुपात हम इस फॉर्मूले से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये फ्रिक्वेंसी पहले 10 थी फिर 8 हो गई, तो इधर हमारा उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का रेशियो जो है इधर 1 और 2 कर लें, तो इधर जब कट करेंगे तो 5 4 आएगा, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो 25:16 आएगा। इस सवाल को मैं जब भी आपको कम्युनिकेशन सिस्टम कराता हूँ तो ये 3 से 4 आपको बातें इसलिए बता देता हूँ क्योंकि ये चीज़ें आपके दिमाग में सेव हो जाएं ऑटोमेटिकली। इतनी बार मल्टीपल टाइम आप इनको फेस करो कि एग्जाम में आए तो आप इनको छोड़ो ना। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये आप चीज़ें लिखते हुए चलोगे, क्योंकि अगर आप केवल बेड पे लेट के एक मूवी या वेब सीरीज़ की तरह इन वीडियोज़ को देख रहे हो तो जो रिक्वायर्ड आउटपुट है वो नहीं मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे शेर हैं जो टेबल पे बैठ के और नोटबुक बना रहे हैं, लक्ष्य एयरफोर्स के वीडियोज़ को प्लेलिस्ट को देख देख के उनकी कॉपीज़ हैं वो भरती चली जा रही हैं। ठीक है, तो अब वो सिलेक्शन डिजर्व करेंगे कि आप करेंगे, ये आप डिसाइड। क्वेश्चन है
4 ऑप्शंस हैं यहाँ पे, 4 पार्टिकल हैं वो सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो मैक्सिमम डी ब्रोगली वेवलेंथ वाला पार्टिकल कौन सा होगा। तो यहाँ पे क्या करना है, डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है h/p, p को हम mv लिख सकते हैं। यानी कि हम यहाँ से वेवलेंथ अगर देखें तो जो तरंग दैर्घ्य है वो व्युत्क्रमानुपाती है उसके मास के, यानी कि जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी, और जिसका वेलोसिटी मास कम होगा उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। यानी कि पूछा क्या गया है, वेलोसिटी सेम है सबकी, यानी कि वेलोसिटी अगर सेम है तो मैक्सिमम किसका होगा, ये मैक्सिमम उसी का होगा जिसका मिनिमम होगा मास। अब देखो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल में ये देख लो सबका लोएस्ट मास किसका है, तो वही उसी का मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगा। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इनके तो पता है आपको 1 AMU, ठीक है। अगर AMU में बात करें अल्फा पार्टिकल का तो 4 AMU, ठीक है, 4 AMU, लेकिन बीटा का 1/1200 AMU। तो सबसे कम यानी कि लीस्ट, इन चारों में लीस्ट जो है वो बीटा का मास है, तो इसी का वेलोसिटी सबसे ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि दिस इज़ द राइट आंसर। कि एफिशिएंसी 100% होने के लिए जो सोर्स का टेम्परेचर है वो क्या होना चाहिए। तो देखो बहुत अच्छे 2 क्वेश्चंस कार्नो इंजन से बन सकते हैं। एक तो सोर्स का टेम्परेचर पूछा जा सकता है और एक सिंक का टेम्परेचर जब एफिशिएंसी 100% हो। तो आपको याद रखना है जो नीटा होता है एफिशिएंसी वो क्या होता है 1 - T2/T1, जहाँ पे T1 होता है सोर्स का टेम्परेचर और T2 होता है सिंक का टेम्परेचर। और जब इस तरह का मैंने आपको न्यूमेरिकल कराया था तो मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि इस तरह के सवाल में जो T1 और T2 की वैल्यूज़ आप रखो वो केल्विन में रखो, ठीक है। अब यहाँ पे 100% एफिशिएंसी होने का मतलब है नीटा होना चाहिए 1, क्योंकि 100% का मतलब कंप्लीट एफिशिएंट है, तो एफिशिएंसी शुड बी 1। 1 = 1 - T2/T1। अब यहाँ से मेरी बात को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना कि इधर LHS में 1 है और RHS में अगर ये चीज़ जो है वो अगर हम ख़त्म कर दें तो इधर 1 बचेगा, तो हमारा जो है LHS RHS के इक्वल आ जाएगा, मतलब वो 100% एफिशिएंट हो जाएगा। यानी कि इसको हमें 0 बनाना है। इसको 0 हम 2 तरीके से बना सकते हैं, या तो T2 को 0 केल्विन, हमने क्या बताया था ये वैल्यूज़ जो है वो केल्विन में रखी जाएंगी, तो या तो T2 0 हो जाए। T2 का मतलब होता है क्या, सिंक का टेम्परेचर। अगर हमसे पूछा जाता सिंक का टेम्परेचर क्या होना चाहिए तो 0 केल्विन या -273 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता, ए ऑप्शन हो जाता। अगर इसी सवाल में कहा जाता सिंक का टेम्परेचर क्या है, लेकिन सोर्स का पूछा गया T1, तो T1 का मतलब ऊपर कुछ भी रहे अगर नीचे हम अनंत कर दें तो फिर ये पूरा 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पे लिखा है T2/T1 और इस पूरी चीज़ को हमें 0 बनाना है तो हम जो डिनोमिनेटर है उसको अनंत इन्फिनाइट कर देंगे, तो किसी भी अगर संख्या से इन्फिनाइट से डिवाइड करेंगे तो वो 0 आ जाएगा। तो या तो ये अनंत हो जाए, तो स्रोत का कितना होना चाहिए, अनंत होना चाहिए। तो आई होप आपको समझा पाया हूँ। अब देखो ये जो 2 क्वेश्चंस हैं आपसे पूछे जाएंगे। अगर कहा जाए कि एक कार्नो इंजन है जो 100% एफिशिएंट है, तो सोर्स का अगर टेम्परेचर पूछा जाए तो अनंत, और अगर सिंक का पूछा जाए तो या तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 केल्विन, ठीक है। ये जो है 2 क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब दूसरी बात यहाँ से एक चीज़ याद रखना, थर्मोडायनामिक के 3 लॉ हैं। एक है जीरोथ लॉ, शून्यमा नियम जिसको शून्यांकी नियम कहते हैं, एक नियम है फर्स्ट नियम, एक है सेकंड नियम। अब इनसे क्वेश्चंस बनने की सेकंड नियम से इसी से रिलेटेड क्वेश्चन एक बनेगा, कहा जाएगा ऐसा कौन सा नियम बताता है, ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम ये बताता है कि किसी सोर्स से ली गई ऊष्मा को पूर्णतः कार्य में यानी कि मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है। ऐसा कौन सा नियम बताता है कि सोर्स से ली गई कंप्लीट ऊष्मा को कार्य में बदलना पॉसिबल नहीं है, तो आंसर हो जाएगा द्वितीय नियम बताता है ये बात, ठीक है। आपसे कहा जाए कि प्रथम नियम ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किसके संरक्षण पे कार्य करता है, तो एनर्जी कंजर्वेशन पे वर्क करता है। और होता क्या है कि किसी सोर्स से अगर क्यू ऊष्मा लेंगे तो जो है इंटरनल एनर्जी में चेंज करने में और वर्क डन करने में कन्वर्ट हो जाती है। तो आपसे कहा जाए अगर कि जो है आंतरिक ऊर्जा की अवधारणा हमें किस नियम से मिलती है, तो प्रथम नियम से मिलती है। अब शून्यांकी नियम क्या है कि अगर ए बी का दोस्त है और बी सी का दोस्त है तो ए भी सी का दोस्त होगा, मतलब ए और बी अगर तापीय साम्य में है, साम्य अवस्था में, और बी और सी साम्य अवस्था में, तो ए और सी भी साम्य अवस्था में होंगे। ये बताता है शून्यांकी नियम या शून्यवा नियम, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन था ये कार्नो इंजन का मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसमें जो लड़का गलती करेगा वो सोचेगा कि बहुत सारे बच्चों को पता होता है कि 100% एफिशिएंट होने के लिए सिंक का ही पूछा जाएगा, तो फेमिलियर होते हैं इससे कि -273 या 0 केल्विन होगा, वो सिंक का होता है। लेकिन यहाँ पे स्रोत का पूछा गया है तो स्रोत का जो है वो अनंत हो जाएगा, क्योंकि 1 - T2/T1 है, इसको हमें 1 बनाना है, और ये 1 तब बन पाएगा जब ये पूरी चीज़ 0 हो। इसको 0 होने के लिए या तो ये अनंत हो। एक्टिव सर्किट में पावर फैक्टर शक्ति गुणांक का मान कितना होगा। तो देखो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को भी भूल जाओ, मैं जो बता रहा हूँ वो ध्यान से नोट डाउन कर लो, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस बनेंगे। प्योर इंडक्टिव हो सकता है सर्किट, या प्योर कैपेसिटिव हो सकता है, या प्योर रेजिस्टिव हो सकता है। तो जब प्योर शुद्ध प्रेरकी होगा प्योर, तो फिर यहाँ पे फेज डिफरेंस होगा π/2।
करंट और वोल्टेज में। और जब प्योर शुद्ध धारितीय होगा यहाँ पे भी फेज डिफरेंस होगा π/2 करंट में और वोल्टेज में। जब प्योर रेजिस्टिव होगा तो फेज डिफरेंस होगा 0, यानी कि सेम फेज में होंगे। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वोल्टेज जो है वो लीड करता है किसको, करंट को। ये अग्रगामी होता है धारा से, क्या, विभव। यहाँ पे क्या होता है, प्योर कैपेसिटिव में, शुद्ध धारितीय में, यहाँ पे करंट लीड करता है वोल्टेज को, लेकिन कितने से, π/2 से। और यहाँ पे दोनों सेम फेज में होते हैं। अब एक बात बताओ, पावर फैक्टर होता क्या है? पावर फैक्टर होता है P बराबर VI cos फाई, यानी कि cos फाई का मतलब होता है फेज डिफरेंस करंट और उसमें। अब यहाँ पे π/2 है और cos 90 का मान, cos π/2 का मतलब 90 और cos 90 का मान होता है 0, तो पावर फैक्टर यहाँ पे कितना आएगा, प्योर इंडक्टिव में 0 आएगा। और ये मिनिमम के लिए कंडीशन है। मिनिमम जो है प्योर इंडक्टिव में भी होता है, और सिमिलरली आप प्योर शुद्ध धारितीय में देखोगे तो फेज डिफरेंस π/2 है। P बराबर होता क्या है, VI cos फाई। cos फाई मतलब फेज डिफरेंस π/2 और cos 90 का मान 0, तो यहाँ पे भी 0। यहाँ पे सेम फेज में है तो P बराबर VI cos फाई, और cos फाई का मान कितना रखेंगे, यहाँ पे 0, क्योंकि अगर प्योर रजिस्टिव होता तो cos फाई का मान 1 हो जाता, यानी कि पावर फैक्टर 1 आता। और मैक्सिमम कब होता, जब प्योर रेजिस्टिव होता। ठीक है, आशा करता हूँ आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। अब इनको फैक्ट की तरह भी लिख सकते हो कि शुद्ध प्रेरकीय परिपथ में जो है वो मिनिमम होता है पावर फैक्टर, और कितना होता है, 0 होता है। अब पावर फैक्टर और ये डायमेंशन लेस होता है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। और क्वालिटी फैक्टर भी, आपसे अगर क्वालिटी फैक्टर का क्वेश्चन बने तो एक फॉर्मूला याद रखना, 1/r√L/C। ठीक है, क्वालिटी फैक्टर को आप डायरेक्ट, अगर एल और सी और आर की वैल्यूज़ आपको गिवन है तो डायरेक्ट आप जो है क्वालिटी फैक्टर फाइंड कर सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे क्वालिटी फैक्टर भी डायमेंशन लेस होता है। सौर भट्टी में यूज़ होता है उत्तल दर्पण उत्तल लेंस या अवतल दर्पण अवतल लेंस। ऐसे क्वेश्चंस आप ऑब्जर्व करना, चाहे एयरफोर्स का पेपर आप दो, चाहे नेवी का दो, हर पेपर में एक क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जो, चाहे ईयर नोज थ्रोट का डॉक्टर, ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे वाहनों का रियर व्यू में या हेडलाइट्स में उनके कौन सा। तो देखो, सौर भट्टी का जो है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण ही आपका जो है वाहनों की हेडलाइट में, ठीक है, हेडलाइट जो होती है व्हीकल की, उसमें भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। लेकिन उत्तल दर्पण का होता है जो आपका साइड में जो मिरर लगा रहता है, साइड मिरर जिससे आप पीछे का देखते हो, उसमें अगर पूछा जाए वाहनों के जो बगल में साइड मिरर होता है, उसमें आपका उत्तल दर्पण का यूज़ रहता है। लेकिन अगर हेडलाइट का पूछे जाए तो फिर अवतल दर्पण हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर भी सौर भट्टी का आप याद रखोगे, लेंस मत कर देना, अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण, यहाँ पे सी इज द राइट आंसर। एक पार्टिकल की सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन है y = 5 sin πt√3 cos πt। इस पार्टिकल का जो एम्पलीट्यूड है वो क्या होगा। अब देखो, यहाँ पे वो अप्रोच आपको नहीं लगानी है जो आपने 12th में पढ़ी थी। यहाँ पे आपको टाइम सेव करना है, क्योंकि आपको मार्क्स ये नहीं मिलेंगे कि आपने कितना उसको डेकोरेट करके लिखा है, कितने स्टेप्स में चीज़ें लिखी हैं। ये 12th बोर्ड का एग्जाम नहीं है। यहाँ पे क्या है, शॉर्ट अप्रोच क्या है वो मैं पहले बता रहा हूँ, उसके बाद फिर वो भी बता दूँ कि इसको और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते थे। देखो, 5 का बस आप अंदर इस कोष्टक के अंदर 5 का मल्टीप्लाई कर दो, तो साइन और कॉस के अलग अलग लिख लो। 5 sin πt प्लस 5√3 cos πt। अब क्या करना है आपको जो कॉम्पिटेटिव अप्रोच है वो अंडर रूट, इसको हम a1 मान लें, साइन के साथ लगाए, और जो कॉस के साथ लगाए a2 मान लें, तो अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर। ये है आपकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की अप्रोच। अब इधर 5 का स्क्वायर करेंगे 25 होगा, प्लस 5√3 का स्क्वायर करेंगे तो 75 होगा, क्योंकि 5 का 25 और √3 का गुणा √3 हो जाएगा, तो 25 और 75 हो जाएगा 100, और 100 का वर्गमूल लोगे तो आंसर आ जाएगा 10। ये तो आपको हुई एयरफोर्स और नेवी के अगर एग्जाम में ये पेपर क्वेश्चन आएगा तो आप जो है इस तरह से करोगे। वैसे कैसे कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो यहाँ पे कि मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी टर्म्स में और 2 से डिवाइड कर दिया। मैं क्या बता रहा हूँ, 2 से आपने पूरे में डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो डिवाइड 2 से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 5 और 2 कितना हो गया, 10, उसको बाहर कर लिया। अब जो डिवाइड किया था वो पूरे में डिवाइड कर दो, 1/2 sin πt ऐसे लिख लो, प्लस यहाँ पे √3/2 डिवाइड वाला यहाँ पूरे में डिवाइड कर दिया है, cos πt लिख लो। अब यहाँ पे क्या है, 1/2 में कितना का वैल्यू लिख सकते हैं, इसको हम cos 60 लिख सकते हैं। सिमिलरली इसको हम sin 30 लिख सकते हैं, तो sin a cos b प्लस cos a sin b, ऐसे एक फॉर्मूला बनेगा। फिर 10 sin कुछ मिलेगा, तो इस तरह से a sin ω t, यानी कि पूरा कंप्लीट यहाँ से वो 10 आ जाएगा। या फिर उसको वैसे करना आप चाहो तो डायरेक्ट, अगर दो आपको साइन और cos मर्जर वाला क्वेश्चन आ जाए ऐसे। डी ब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो दिया गया है 1:2, तो उनसे एसोसिएटेड इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी का रेशियो हमें पूछा गया है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेट में लिखने जा रहा हूँ। जो वेवलेंथ होता है वो क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट बटे mv। ठीक है, जिसको हम मोमेंटम भी लिख सकते हैं h बटे जो मोमेंटम है।
अब सबसे पहले तो याद रखना कि जो वेवलेंथ है डी ब्रोगली की मास के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। 4 ऑप्शन होंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा कण या कुछ भी कहा जाएगा किसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ सबसे कम होगी या ज़्यादा होगी। तो जिसका मास सबसे कम होगा उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी। अब मास आप बता सकते हो, इलेक्ट्रॉन का, अल्फा कण का, इनमें पूछा जाए तो अल्फा कण का ज़्यादा होता है। ये तो रही बात, क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। बाकी यहाँ पे आपको हमने बताया है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है P²/2m। तो यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो P² हो जाएगा, अंडर P जो हो जाएगा 2m के का अंडर रूट हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट आ जाएगा। यानी कि P को अगर रिप्लेस करना चाहें तो h/√2m लिख सकते हैं। अब आप क्या देख रहे हो कि वेवलेंथ जो है वो काइनेटिक एनर्जी के स्क्वायर रूट के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब ये 1-2 है, तो अगर हम बोथ आप देखो, मैं आपको फिर से लिख दूं, जो वेवलेंथ है वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी के स्क्वायर रूट के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्क्वायर रूट हटाना है तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि अगर 1-2 है तो वो 4-1 हो जाएगा। अब कैलकुलेशन आप इसको रेशियो बना के भी लिख सकते हो कि K1 K2 λ2/λ1 का होल ऑफ स्क्वायर, या ऐसे लिखो। ये आपको सीधा दिख रहा है व्युत्क्रमानुपाती है स्क्वायर के, तो इधर हमारा 1-2 है तो 1-4 हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 4-1 आंसर हो गया, ठीक है। जिनको समझना था वो समझ चुके हैं, बाकी कैलकुलेशन आप वैसे भी कर सकते हो। मेरा जो अल्टीमेटली आपको क्या है, टाइम सेव करना है कि सरफेस से h डेप्थ में जाने पर ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन है वो सरफेस से हाफ हो जाता है। अगर अर्थ की रेडियस r है तो बताओ वो डेप्थ क्या है। देखो, जब d गहराई में या h गहराई में डेप्थ में जाने पर जो g में चेंज होता है g' वो क्या होता है, g1 माइनस जिस डेप्थ में जाएंगे या जिस गहराई में जाएंगे बटे r, ये होता है डेप्थ में जाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो कितना है, आधा हो गया, सरफेस का आधा, यानी कि जो g' है वो g/2 है। तो g/2 बराबर g1 माइनस जो h गहराई, इसको h गहराई है तो यहाँ पे h लिख लेते हैं, लेकिन है ये डेप्थ, ठीक है। h से आप हाइट मत समझ लेना। अब ये कट गया, इधर हो गया 1/2, तो 1/2 बराबर 1 माइनस h/r। अब h/r इधर आया पॉजिटिव हो गया, 1 माइनस 1/2 उधर गया तो 1 में से आधा जाएगा तो आधा बचेगा, यानी कि h/r बराबर हो गया 1/2। तो यहाँ से अगर h निकालेंगे तो r/2 हो जाएगा। r/2 का मतलब हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। यानी कि अगर हम अर्थ, जो r का मतलब अर्थ की रेडियस के हाफ अगर हम डेप्थ में जाएंगे तो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन का मान सरफेस से आधा हो जाएगा। ने जो यूनिवर्सल मीडियम ईथर माना था उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो हाइगेंस ने जो वेव थ्योरी दिया था, उन्होंने ऐसा माना था कि इस यूनिवर्स में एक ऐसा मीडियम है ईथर जो एग्जिस्ट करता है, ठीक है, जो मासलेस है, जिसकी जीरो डेंसिटी है और परफेक्टली इलास्टिक है। ये हाइपोथेटिकल है, उन्होंने ऐसा माना था। जैसे आपको पता है साउंड वेव है, उसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है, तो अकॉर्डिंग टू हाइगेंस जो प्रकाश तरंगें हैं उनके लिए भी मीडियम होता है, और मीडियम जो है वो क्या है, ईथर उन्होंने माना था, जो मासलेस है, जीरो डेंसिटी है और उसका जो है परफेक्टली इलास्टिक है। तो ये फैक्ट एनडीए के एग्जाम में आ चुका है। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओगे तो आपके एग्जाम में भी आ सकता है। रिलेवेंट क्वेश्चन है कि उसका घनत्व तो बहुत कम और प्रत्यास्थता बहुत अधिक, ठीक है, जो ईथर के लिए। दूसरी बात, हाइगेंस से आप ये क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि इन्होंने जो है उसको क्या माना था, जो इनके अकॉर्डिंग जो है, अगर पूछा जाए कि हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश तरंगें हैं अनुप्रस्थ या अनुदैर्ध्य, तो लॉन्गिट्यूडनल आपको लगाना है। ऑप्शन दोनों भी होगा, लेकिन आपको क्या लगाना है, अनुदैर्ध्य लगाना है, ठीक है। हाइगेंस के अकॉर्डिंग जो है, अगर पोलराइजेशन वाला क्वेश्चन आए, ध्रुव, ठीक है, पोलराइजेशन वाला क्वेश्चन आए तब आप ट्रांसवर्स मानोगे। क्या मानोगे? ट्रांसवर्स की पुष्टि यहीं से होती है। लेकिन अगर पोलराइजेशन के थ्योरी से, पोलराइजेशन मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, आप सिंपली यूट्यूब पे सर्च करना पोलराइजेशन ऑफ लाइट, प्रकाश का ध्रुवीकरण बाई लक्स एयरफोर्स, आपको मिल जाएगा वीडियो। बाकी यहाँ से आपको 2 फैक्ट इस क्वेश्चन से याद रखने हैं कि जो उन्होंने ईथर को माना था उसका बहुत कम घनत्व और इलास्टिसिटी बहुत अधिक। दूसरी बात, इनके अकॉर्डिंग जो है अनुदैर्ध्य, ठीक है, जो कैसा उन्हें लॉर्ड रैले के प्रकीर्णन नियम के अनुसार जो इंटेंसिटी है स्कैटर्ड लाइट की, उसकी वेवलेंथ पे किस तरह से डिपेंड करती है। तो दूसरा प्रश्न भी आप देख पा रहे हो, यहाँ से कुछ समझ पा रहे हो कि पहला प्रश्न हाइगेंस की थ्योरी से था। तो जितने भी कुछ साइंटिस्ट हुए हैं फिजिक्स में, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी जो इनकी हैं उनसे क्वेश्चंस 2-4 बनते हैं आपका एयरफोर्स का पेपर और नेवी के पेपर में, ठीक है। तो आप इन पे भी कमांड आपको बनाना है, और किस में क्या कंजर्व रहता है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे जो फिक्स रहती हैं। जैसे एक डायमेंशनल फॉर्मूला फिक्स है, अगर आप फिजिक्स के लिए सोचो तो 4 से 5 नंबर जो ऐसे हैं फिक्स रहते हैं, जो स्टैटिक चीज़ें पूछी जाती हैं।
दूसरा आपका एक ऐसे जो जैसे लेंज का नियम, आपका ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, किरचॉफ का नियम, आपका क्या कहते हैं किरचॉफ के साथ केपलर के नियम, तो ये कुछ 4 से 10 होंगे अगर मैक्सिमम होंगे। तो कौन सा नियम किसके संरक्षण पे कार्य करता है, एक क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेट है। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, जैसे स्टीफन का नियम, वीन का विस्थापन नियम, जैसे नहीं जैसे तो इनकी जो थ्योरीज हैं तो उसमें किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्या होता है, वैसे ये दूसरा क्वेश्चन है। तो आप मेरे वीडियोस का रिवीजन करते रहो क्योंकि मैंने प्रीवियसली सब कुछ करा दिया जो रिक्वायर्ड है। तो जो इंटेंसिटी है वो उसकी वेवलेंथ की पावर 4 के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, जो इंटेंसिटी है, जो स्कैटर्ड लाइट की जो तीव्रता है वो आपकी तरंगदैर्घ्य की चतुर्थ पावर के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो बहुत क्लोज है ऑप्शन, जल्दबाजी में चतुर्थ तो यहाँ भी दिख जाएगा आपको, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इनडायरेक्टली। तो फोर्थ इज द राइट आंसर। अब अगर बात करें वेवलेंथ की, तो आपको पता है कि विबग्योर, विब WIBGYOR, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे वी से वॉयलेट, बैगनी, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। सबसे ज़्यादा जो वेव की लेंथ होती है वो रेड की होती है, और जो येलो, अगर वॉयलेट वेव है तो उसकी लेंथ सबसे कम होगी। ठीक है, इसकी सबसे कम होगी। अब आपने सोचा है कि इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है और इंटेंसिटी जो है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के, तो इसकी अगर वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है तो जो प्रकीर्णित प्रकाश है उसकी इंटेंसिटी सबसे कम होगी। तभी तो आपको जो है सूर्योदय से पहले पूछा जाएगा, सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के समय, सूर्योदय और सनसेट और सनराइज के समय में सन रेड क्यों दिखता है। 4 ऑप्शन होंगे, व्यतिकरण, विवर्तन, प्रकीर्णन। तो प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग के कारण, क्योंकि उसका जो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है तो स्कैटर्ड सबसे कम होगा, तो हमें अपीयर कैसा होता है, वो रेड अपीयर होता है। तीसरा प्रश्न है, प्रिज्म के अल्पतम विचलन कोण का मान निर्भर करता है। प्रिज्म के लिए जो मिनिमम डेविएशन एंगल है, इट्स डिपेंड ओनली ऑन प्रिज्म कोण पे, या केवल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, या बोथ पे, या किसी पे नहीं। तो इसका आंसर है सी, जो अल्पतम विचलन कोण का मान है वो प्रिज्म कोण पे भी निर्भर करता है और अपवर्तनांक पे भी निर्भर करता है। प्रिज्म से एक बहुत अच्छा न्यूमेरिकल बनने के चांसेस हैं। याद रखना एक फॉर्मूला, एन बराबर साइन ए का मतलब प्रिज्म कोण, प्लस डेल्टा एम मतलब अल्पतम विचलन कोण, बटे 2 अपॉन साइन A/2। ये जो फॉर्मूला है ये आप जरूर याद रखना। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इससे बनने वाले क्वेश्चन। अब इसमें जो आई है, आपतन कोण है, वो ऊपर A प्लस डेल्टा एम बटे 2 जो लिखा हुआ है ये आपतन कोण है, ये बात आप याद रखोगे स्टार मार्क करके। और जो नीचे A/2 है ये अपवर्तन कोण है। अब इस फैक्ट से क्वेश्चन आ चुका है एयरफोर्स में। मान लो आपको कह दे कि 60 डिग्री जो है वो प्रिज्म कोण है और आपका 30 डिग्री अल्पतम विचलन कोण है, और पूछ देगा आपतन कोण बताओ, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो आप सीधा इसी फॉर्मूले से जा सकते हो। आप प्रिज्म कोण 60 में आप अल्पतम विचलन कोण 30 जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, तो आपतन कोण जो है 45 डिग्री आ जाएगा। बात समझ पा रहे हो। ये तो सीधा ये है कि अपवर्तनांक निकालने के लिए है। बाकी ये याद रखना कि ये जो ऊपर ये इतना लिखा हुआ ये आपतन कोण है और नीचे वाला अपवर्तन कोण। मान लो आपसे कह दे कि 60 डिग्री प्रिज्म कोण है, अपवर्तन कोण बताओ, तो सीधा सीधा 60 का आधा कर देना, 30 आंसर हो जाएगा। बात समझ पा रहे। अब ये जो बॉक्स में लिखा हुआ है इसी से एक फॉर्मूले की तरह आपने देखा होगा, अगर इसी में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक फॉर्मूला निकल के आ जाएगा कि जो अल्पतम विचलन कोण डायरेक्ट निकालने के लिए वो क्या, 2i-a। ठीक है, तो इसको फॉर्मूले की तरह भी आप याद कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको बता दिया कैसे। ठीक है, अब अगर बात करें कि इसमें आप देख रहे हो कि आई भी आ रहा है, लेकिन एक क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए कि यहाँ पे कहते कि पतले प्रिज्म के लिए, थिन प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण का मान निर्भर नहीं करता है, ऑप्शन इसी तरह से हो, और एक फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे अगर वो दे देगा कि आपतन कोण आई पर, तो आप यहाँ से कंफ्यूज मत हो जाना कि इसमें आई आ रहा है। अगर क्वेश्चन ऐसे आया कि थिन प्रिज्म के लिए जो डिपेंड नहीं करता है तो आपतन कोण पे निर्भर नहीं करेगा। हेनरी प्रति मीटर किसका मात्रक है। जल्दबाजी मत करना, केवल हेनरी होता तब तो आप स्वप्रेरकत्व तो लगा सकते थे, चाहे प्रेरकत्व तो कहे चाहे स्वप्रेरकत्व तो कहे, दोनों का मात्रक हेनरी हो जाएगा। लेकिन हेनरी प्रति मीटर आपका जो है वो मैग्नेटिक परमिटिविटी का आंसर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे बी आंसर सही है। अब अगर मैग्नेटिक परमिटिविटी है तो हेनरी आ गया प्रति मीटर, और इसमें इसमें फेरेड प्रति मीटर, फेरेड प्रति मीटर अगर पूछा जाएगा तो ये क्या किसका हो जाएगा, ये आपका वैद्युतशीलता का हो जाएगा। अगर बात करें जैसे कि अभी जो 8 से 6 नवंबर में जो इनटेक जो अभी हुआ था रिसेंट एयरफोर्स का, उसमें प्रतिबाधा का मात्रक पूछा गया था, इम्पीडेंस का। अब बहुत सारे बच्चों को तो पता था, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने सोचा कि ओम इसका हो ही नहीं सकता। देखो रजिस्टेंस, इम्पीडेंस, इनका सबका ओम, इस प्रतिबाधा का भी ओम हो गया था। ठीक है, तो ये जो मात्रक हैं उनको भी, अब देखो यहाँ से ये जो दो बातें हैं म्यू जीरो और एप्सिलॉन जीरो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डायमेंशनल फार्मूला आपसे पूछा जा सकता है।
अगर कहे म्यू जीरो बटे एप्सिलॉन जीरो का अंडर रूट है उसका जो है तो वो रेजिस्टेंस के डायमेंशन के इक्वल आएगा ओम, ठीक है। अगर कहे 1/μ0 और इसका वर्गमूल है तो ये वेग की विमा के बराबर आएगा LT-1। तो इस तरह से जो है आपको, जो मैं आपको रोज आपको 5 से 6 क्वेश्चन लिख के लेके आता हूँ और 2-3 फैक्ट एक्स्ट्रा हर क्वेश्चन के साथ बताता हूँ। तो ऐसे अगर 10 इंपॉर्टेंट बातें भी हर वीडियो से आप रोज लिखते चलोगे तो आफ्टर सम टाइम यू विल सी कि आपके पास इतना अच्छा क्वेश्चंस का कलेक्शन हो गया है, इतने अच्छे क्वेश्चंस आपके पास हैं जो फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, जो रिवीजन के प्रोस्पेक्टिव से एक ऐसी बुक बना लोगे आप अपनी जो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं होगी, ठीक है। मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को फ्री की वैल्यू नहीं होती है, उनको लगता है यार हमारा कुछ इसमें जा नहीं रहा है, फ्री में वीडियोज़ मिल रहे हैं तो कंटेंट क्वालिटी नहीं होगी। मैं आपको बता दूं कि ये कंटेंट बहुत यूनिक है, ठीक है। अभी क्या है कि आपको फ्री मिल रहा है तो इसको जितना ज़्यादा हो सके उतना अप्रिशिएट, अगर आप लोग इसको अपने फ्रेंड्स में शेयर नहीं करते हो, देखो नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या है कि मैं 5 लेता हूँ, मैं 10 भी कर सकता हूँ, 20 भी कर सकता हूँ, लेकिन इट्स डिपेंड टोटली अप टू योर फीडबैक। अगर आप लोग फीडबैक पॉजिटिव देते रहोगे, व्यूज़ इंक्रीज होते दिखाई देंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगे। क्योंकि मेरा जो वीडियो मेकिंग का, क्रिएटिंग का जो मेन जो मोटिवेशनल फैक्टर है वो आपका अप्रिसिएशन है। तो अगर आप अप्रिसिएशन में कमी कर देते हो तो वीडियोज़ का क्वेश्चन कम हो जाते हैं, फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है वीडियो की। अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष के कारण इमेज जो है वो कहाँ बनता है? रेटिना पे, रेटिना के आगे, रेटिना के पीछे, या कहीं बनता ही नहीं है? तो हाइपरमाइट्रोपिया के कारण। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि ह्यूमन आई बहुत अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत लिमिटेड बनते हैं लेकिन बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। इनमें जो परितारिका, पुतली, जो श्वेत मंडल, पीत बिंदु, अंध बिंदु, तो ये जो है ये इन टर्म्स पे थोड़ा पढ़ लेना, क्योंकि आपसे कह देगा कि लाइट कंट्रोल कौन करता है, आपको ऑप्शन सारे गिवन है। अगर आपको पता है कि पुतली का वर्ग क्या है तब आप तो कर पाओगे। अब ऐसे ही इस क्वेश्चन में अब जैसे कहा गया है तो रेटिना के पीछे, अगर आपसे निकट दृष्टि दोष का पूछा जाता तो रेटिना के आगे बनता। अब दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए आपका उत्तल, कौन सा लेंस यूज करते हैं? उत्तल। और निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल कनकेव, और इसके दूर के लिए कन्वेक्स। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप याद रखना कि जो ह्यूमन आई है, आपसे कहेगा मानव नेत्र कैसा है, कैसा लेंस होता है, ऑप्शन होगा अभिसारी, अपसारी या दोनों। तो याद रखना ये अभिसारी, कैसा? कन्वर्जिंग। अभिसारी इसका नेचर जो होता है ह्यूमन आई का वो कन्वर्जिंग होता है, ठीक है। इस पे स्टार मार्क कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 किलोग्राम तांबे के 2 टुकड़ों को 1 mm और 2 mm के 2 मोटे तारों में खींचा जाता है, तो इन तारों के रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होगा? प्रतिरोधों का। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रेजिस्टिविटी लेंथ अपॉन एरिया। अब हम रेजिस्टिविटी, क्योंकि दोनों तार तांबे के हैं तो हम इसको कांस्टेंट है, ये दोनों के लिए सेम है। एरिया को हम रिप्लेस कर सकते हैं पाई आर स्क्वायर से, तो पाई भी खत्म। यानी कि अगर हम रेजिस्टेंसों का अनुपात का रेशियो लिखेंगे प्रतिरोधों का, तो क्या हो जाएगा? L1/L2, और R नीचे है तो R2 का स्क्वायर बटे R1 का स्क्वायर, ऐसे कर सकते हो, और इतना शायद कर भी लेते आप। अब यहाँ पे क्या है कि R2/R1 का तो हमें पता है रेशियो जो है 2:1 है, लेकिन L का रेशियो कहाँ से लाएंगे? तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि 1 किलोग्राम का मतलब दोनों टुकड़ों का जो मास है वो सेम है। अगर मास सेम है तो वॉल्यूम भी सेम होगा, और वॉल्यूम अगर हम V1 और V2 दोनों सेम कर दें तो पाई आर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि पाई R1 स्क्वायर L1 उसका हो जाएगा, इक्वल कर देंगे पाई R2 स्क्वायर और L2, ठीक है। दोनों का वॉल्यूम हमने सेम करा तो हमें क्या मिल गया? पाई से पाई कट गया, और L1 और L2 का रेशियो जो मिलेगा वो R2 का स्क्वायर बटे R1 का स्क्वायर मिलेगा। तो ये यहाँ से ये हिंट्स थी कि 1 किलोग्राम मतलब दोनों का वॉल्यूम सेम करके हमने L1 और L2 का रेशियो निकाल दिया, क्या? R2 का स्क्वायर बटे R1 का स्क्वायर। तो ये हमने जो L1 और L2 का रेशियो निकाला वो क्या निकाला? R2 बटे R1 इनका स्क्वायर, और ये पहले से थे R2 और R1 का स्क्वायर, तो फाइनली जो मिला वो R2 बटे R1 की पावर 4 मिल गया। क्या मिल गया? 4 मिल गया, क्योंकि 2 ये और 2 ये, तो 4 का मतलब R2 2 और ये 1, तो 2/1 की पावर 4 करोगे तो आपको मिल जाएगा 16:1। से एक्सीलेटेड एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उस पर F1 फोर्स लगता है। अगर पोटेंशियल डबल हो जाए, पहले क्या था? V था, अब डबल हो जाए, 2V हो जाए, तो अब इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स है वो किस तरह से परिवर्तित होगा? तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन वो अप्रोच आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिखा, आपने ये पता होना चाहिए कि फोर्स जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल के स्क्वायर रूट के। अगर पोटेंशियल डबल हुआ है तो वो स्क्वायर रूट 2 टाइम्स यानी कि √2 फोर्स हो जाएगा। तो ये इसका आंसर है सी। लेकिन इतना कर पाना इतना कम टाइम में तब पॉसिबल होगा जब आपने समझा होगा कि ये कैसे आया, ठीक है। तो ध्यान से मेरी बात को सुनना है और समझना है, आप भी इतना जल्दी कर पाओगे। अगर V वोल्टेज हमने दिया है किसी इलेक्ट्रॉन को, तो उसका जो एनर्जी होगा EV, वही उसका काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा 12 mv²।
तो यहाँ से 2 इधर आएगा और m डिवाइड में आ जाएगा, तो 2ev/m हो जाएगा क्या, उसका वेलोसिटी। ये v याद रखना, ये v क्या है, हमारा पोटेंशियल है और ये वेलोसिटी है, ठीक है। वेलोसिटी में हम l लगा देते हैं। अब हमें दिखा कि अब थोड़ा समझने चलना, अब जो फोर्स है वो क्या होता है, EVB हो जाएगा, EVB, क्योंकि अनुप्रस्थ है तो वो परपेंडिकुलर होगा और साइन 90 का मान, EVB साइन थीटा होता है तो साइन 90 का मान होता है 1। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के, और वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल के स्क्वायर रूट के। यहाँ से है हमने निकाला, तो यहाँ से हमारा फोर्स भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ वेलोसिटी किसके, पोटेंशियल के। तो यही हमने आपको बताया था कि अब फोर्स आपको पता चल गया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल के स्क्वायर रूट के, तो हमारा पोटेंशियल के स्क्वायर रूट के, ठीक है। अब हमारा पोटेंशियल जो है वो 2 गुना किया गया है, तो अगर हमारा 2 गुना किया गया है तो 2v, अब 2 जो है स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो फोर्स जो है वो √2 टाइम्स हो जाएगा। तो ये जो बड़ा फेमस क्वेश्चन है, इनफैक्ट जो 5 क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा आपसे आज, ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें डेटा भी चेंज नहीं होगा। अगर ये क्वेश्चंस आएंगे तो एज इट इज आने की प्रोबेबिलिटी है। क्वेश्चन है, एक स्ट्रेट लाइन में मूविंग इलेक्ट्रॉन जो है मैग्नेटिक फील्ड में पैरेलल इंटर करता है, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या एक्सपीरियंस करेगा, डायरेक्शन या वेलोसिटी या चाल दोनों या सब कुछ, आप ऑप्शंस देख सकते हो। तो देखो, अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और इलेक्ट्रॉन भी इसी डायरेक्शन में इंटर किया, तो आप एक बात बताओ, लॉरेंज फोर्स से हमारा जो फोर्स होगा वो क्या होता है, क्यू वी क्रॉस बी। अब वी बी साइन थीटा भी लिख सकते हैं, तो क्यू वी बी साइन थीटा। अब आप एक बात बताओ कि अगर इसी डायरेक्शन में वो इंटर किया तो एंगल कितना होगा, 0, और साइन 0 का मान होता है 0, यानी कि जो फोर्स है वो हो जाएगा 0। जब कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है तो उसका ना तो उसकी दिशा बदलेगी ना उसकी चाल में परिवर्तन होगा, यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब याद करो, मैंने कल आपको एक क्वेश्चन ऐसा ही था जो बताया था, इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड है और इधर ही मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। दोनों जो है इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है, यूनिफॉर्म है, और इसी डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रॉन इंटर करता है। तो उस ऑप्शंस थे कि वो लेफ्ट मुड़ जाएगा, राइट मुड़ जाएगा, उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी या घट जाएगी। तो उस केस में वेलोसिटी घटेगी, क्यों, मैग्नेटिक फील्ड तो 0 है, वो तो कुछ अफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अगेंस्ट की लगेगा, तो फिर हमारा इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, जो कल के पार्ट में बताया था। इसीलिए आज ये क्वेश्चन है केवल मैग्नेटिक फील्ड वाला, तो केवल मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फोर्स तो उस पर कोई लगेगा नहीं, क्योंकि उसकी मूवमेंट को अफेक्ट तो फोर्स करता है। जब फोर्स ही नहीं लग रहा है तो ना तो उसकी डायरेक्शन बदलेगी और ना ही उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज आएगा, ठीक है। और अगर एक बात और याद रखना, 2 फैक्ट आपको बता रहा हूँ, कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड में लंबवत प्रवेश करता है तो उसका पाथ जो है वो सर्कुलर होता है, और कोई चार्ज पार्टिकल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में लंबवत प्रवेश करता है, परपेंडिकुलर इंटर करता है, तो उसका पाथ जो है वो पैराबोलिक होता है। कैसा होता है, परवलयाकार होता है। इस केस में एक आंसर और आता है, कुंडलिनीबद्ध, हेलिकल। जब वो किसी न्यून कोण 30 डिग्री पे या 40 डिग्री पे, 50 डिग्री पे, मतलब 90 से कम किसी एंगल पे इंटर करेगा तो उसका पाथ जो है वो हेलिकल बनेगा, कुंडलिनी के आकार का बनेगा, ठीक है। अब अगर बात करें कि इसी डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है और इसी डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रॉन इंटर किया, तो स्ट्रेट लाइन रहेगा उसका पाथ, ठीक है। तो इन फैक्ट से भी क्वेश्चंस में भी आपसे एग्जाम में बन जाएं, तो जो भी बातें मैं बताता हूँ बार बार इसलिए बताता हूँ क्योंकि आपके माइंड में वो सेव हो जाएं। अगर आप लिखते भी नहीं हो, वैसे तो लिखो चीज़ों को प्रॉपरली, लेकिन नहीं लिखते हो तो आप बहुत ध्यान से वीडियोस को देखा करो, क्योंकि कई बार जो इंपॉर्टेंट बातें होती हैं वो मैं फ्रिक्वेंटली बताता रहता हूँ। थर्ड क्वेश्चन है, किरचॉफ का दूसरा नियम किसके कंजर्वेशन पे कार्य करता है। तो देखो, किरचॉफ का जो प्रथम नियम है ये आवेश संरक्षण पे कार्य करता है, किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण पे कार्य करता है, हमारा लेंज का नियम भी ऊर्जा के संरक्षण पे कार्य करता है। आपसे कहा जाए कि प्रेरित धारा की इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन किस नियम से पता चला, तो हमारा लेंज के नियम से। आपसे कहा जाए केपलर का द्वितीय नियम किसके संरक्षण पे कार्य करता है, तो वो एंगुलर मोमेंटम पे। आपसे कहा जाए कि रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो वो लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन पे। फोर्थ क्वेश्चन है, जब कैपेसिटर की प्लेट्स पर चार्ज बढ़ाया जाता है तब कैपेसिटेंस बढ़ेगा या पोटेंशियल बढ़ेगा या फिर हमारा जो है विभवांतर घटेगा। तो देखो, ये दोनों तो बढ़ नहीं सकते क्योंकि बोथ आर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, यानी कि कुछ तो टेंशन है। तो टेंशन ये है कि चार्ज जो होता है वो पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो चार्ज बढ़ रहा है तो पोटेंशियल भी बढ़ेगा, और पोटेंशियल बढ़ रहा है तो कैपेसिटेंस घटना चाहिए था, ये गलत हो गया। क्या होगा, पोटेंशियल बढ़ेगा, पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा अगर उन पे चार्ज बढ़ाएंगे। यहाँ से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि प्लेट के बीच की दूरी जो है वो अगर आधी कर दी जाए तो क्या आधा हो जाएगा, प्लेट के बीच की दूरी आधी करेंगे तो कैपेसिटेंस डबल होगा लेकिन पोटेंशियल आधा होगा, ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि आप एक चीज़ याद रखना, फॉर्मूला जो कैपेसिटेंस का होगा वो होगा KA/ε0/d, यानी कि जो बीच के डिस्टेंस है प्लेट के उसके C इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर बीच की दूरी आधी करी जाएगी तो C डबल होगा, लेकिन याद रखना V हाफ हो जाएगा, क्योंकि Q बराबर होता है CV,
तो यहाँ से सी जो है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी के। अगर कैपेसिटेंस बढ़ेगा तो पोटेंशियल घटेगा और पोटेंशियल बढ़ेगा तो वो घटेगा, ठीक है, ये आप याद रखोगे। दूसरी बात, आपसे ऐसे क्वेश्चन कहा जाए कि मान लो आपसे कहता है कि दो आवेशित जो है संधारित्र बैटरी से जुड़ा है, ठीक है, एक आवेशित जो कैपेसिटर है वो बैटरी से जुड़ा है, अगर इसके प्लेट के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक कोई सब्सटेंस रख दें, परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रख दें, तो निम्न में से कौन सा जो है अनचेंज रहेगा? ऑप्शन होगा चार्ज, आपको पोटेंशियल, कैपेसिटेंस, एनर्जी, चार ऑप्शन मैं दे देता हूँ। क्वेश्चन ध्यान से समझो। एक क्वेश्चन ऐसे आ चुका है, ये क्वेश्चन नेवी में, जब बैटरी से जुड़ा है, ठीक है, कैपेसिटेंस और डाइलेक्ट्रिक परावैद्युत पदार्थ इनके बीच में रख दिया जाता है, तो इनमें से क्या अनचेंज रहेगा? अगर ऐसा ऑप्शन आ जाए, एनर्जी, कैपेसिटेंस, पोटेंशियल, चार्ज, तो चार्ज जो है, जो आवेश है, वो अनचेंज रहेगा डाइलेक्ट्रिक रख देने पर, ठीक है। तो आप एक काम करना, जो आपका कैपेसिटेंस है उसको थोड़ा देख लेना, इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। आपसे कहा जाए कि धारिता किसके, आपका जो होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्वेश्चन ट्रस्ट में ऐसे भी आ चुका है केवल कि सी जो है वो आर पे किस तरह से निर्भर करता है, एक गोलीय चालक की अगर त्रिज्या पे किस तरह से निर्भर करता है, तो सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर के, ठीक है। आपसे मान लो अभी आप कमेंट सेक्शन करो और पॉज करो कि अर्थ की अगर रेडियस जो है वो 6400 किलोमीटर है, उसको एक गोलीय स्फेरिकल मेटल मतलब चालक मानने पर उसकी धारिता क्या होगी? आपको ऑप्शन में दे रहा हूँ, ठीक है। अनंत होगी धारिता उसका, या जीरो होगी, या 711 माइक्रोफेरेड होगी, या एक मान लो 170 माइक्रोफेरेड कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 90 वाट 30 वोल्ट के बल्ब को 120 वोल्ट की सप्लाई पर जलाना है, तो इसके लिए बल्ब को सीरीज़ में एक वायर लगाएंगे, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? देखो, एक जो बल्ब है, ये हमने बल्ब मान लिया, इसकी सीरीज़ में एक वायर लगाया, मेन जो सप्लाई है वो 120 वोल्ट की है, ठीक है, ये कुछ सीन है। अब इसका जो बल्ब है, इसका हमें पावर पता है कितना है, 90 वाट, और इसका वोल्टेज इसके अक्रॉस कितना है, 30। तो यहाँ पे एसोसिएटेड हम करंट निकाल सकते हैं। करंट के P बराबर VI से हम करंट मेंटली निकाल पाते कि I जो है वो पावर बटे वोल्टेज होता था। पावर था बल्ब का 90 वाट और वोल्टेज था वहाँ पे 30, तो हमारा जो करंट है वो 3 एम्पियर आ गया। अब यहाँ पे 3 एम्पियर करंट है, तो यहाँ पे भी 3 एम्पियर करंट होगा, क्योंकि सीरीज़ में करंट सेम रहता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है और सीरीज़ में करंट, तो यहाँ पे 3 एम्पियर करंट है। अब देखो, इसको मेंटली ये सवाल आते हैं ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे 120 था और यहाँ पे बल्ब का कितना था, 30 वोल्ट, तो यहाँ पे कितना है, 60 वोल्ट, 90 वोल्ट, क्योंकि 120 में से 30 जाएगा तो यहाँ पे 90 हो गया। अब यहाँ पे 90 है, अब आर वी बराबर क्या होता है, आई आर, तो आर हमें निकालना था, वी कितना है 90, और आई हमने कितना निकाल लिया 3, तो 3 से कट करेंगे तो हमारा 30 ओम यहाँ पे रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है। इसको आप ऐसे ना करके ऐसे भी कर सकते थे, एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा तरीका ये भी हो सकता था, ये बल्ब है, ठीक है, ये हमने वायर लगाया, इसका रेजिस्टेंस हमें निकालना है, सप्लाई है 120 वोल्ट। इसको और कैसे कर सकते थे, हमने देखा यहाँ पे जो है P बराबर VI से करंट निकाला 3 एम्पियर, कितना निकाला 3 एम्पियर, तो करंट तो सेम ही रहने वाला है। तो ओवरऑल हम अगर रेजिस्टेंस निकालें तो V बराबर IR से, V बराबर IR से, तो V 120 रख देते हैं, I हमने 3 निकाला, तो हमारा रेजिस्टेंस जो है वो 40 आ गया, कितना आ गया, 40 ओम आ गया, 40 ओम रेजिस्टेंस आ गया। अब रेजिस्टेंस 40 ओम अगर आ गया तो यहाँ पे करंट कितना है, 3 आई, तो यहाँ पे आर कितना होगा, वी बराबर आई आर से आर हो जाएगा वी कितना है 30 वोल्ट, और करंट निकाला 3, तो यहाँ पे 10 है। तो अगर यहाँ पे 10 है और सीरीज़ में जोड़े हैं तो यहाँ पे 10 है, तो ऑब्वियस है यहाँ पे 30 होगा, तभी तो ओवरऑल हमारा 40 आ पाएगा। तो इस तरीके से भी आप रेजिस्टेंस यहाँ पे 40 निकाल सकते हो, और जो मैंने पहले बताया वैसे भी कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चंस जो है वो देखने में ईजी लगते हैं, लेकिन अगर आपने ऐसी कभी प्रैक्टिस नहीं करी है तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो। एंड मेक श्योर कि आप इस सीरीज़ के 6 पार्ट जो अपलोड हो चुके हैं वो आपने देख रखे हो, अगर नहीं देखे हैं तो उनको मल्टीपल टाइम देख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत यूनिक हैं। किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड वेक्टर इतना है तो मैग्नेटिक फील्ड का पूछा गया है। तो सिंपली आपको याद रखना है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के जो एम्पलीट्यूड वेक्टर का रेशियो होता है वो सी होता है, सी होता है निर्वात में प्रकाश की चाल। आपको ये दे के ये पूछा जा सकता है या ये दे के ये पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे हमें मैग्नेटिक वाला निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा, इधर सी डिवाइड में आ जाएगा। अब ई का मान कितना है, 5 वोल्ट प्रति मीटर, और सी का मान होता है 3 गुणा 10 की घात 8। तो जब आप डिवाइड करोगे 3 से 5 में, तो 3 1 जा 3, 2 20 हुआ, 3 6 जा 80, और 10 टू दी पावर 8 नीचे है, ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, 10 टू दी पावर -8 टेस्ला। तो हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो आपने क्या याद रखना है, अब एक बात यहाँ से और याद रखनी है जो एयरफोर्स में पूछी जा चुकी है, कि एक जो टेस्ला तो आपका MKS मात्रक है, CGS मात्रक होता है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड का गॉस, तो एक गॉस बराबर जो है वो होता है 10 की घात -4 टेस्ला। ये आप अपनी नोटबुक में जहाँ पे आप नोट्स बना रहे हो उसको लिख लेना। और ये पॉइंट भी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जितनी भी होती हैं उनका नेचर आपसे प्रकृति पूछी जा सकती है, तो अनुप्रस्थ यानी कि ट्रांसवर्स नेचर होता है इनका, ठीक है, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं।
अब अगर बात करें यहाँ से दो और फॉर्मूले जो कि अगर पेपर मॉडरेट बना या डबल ए में ऐसे क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड रहते हैं। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड से एसोसिएटेड जो एनर्जी डेंसिटी होती है उसका फॉर्मूला, और जो मैग्नेटिक फील्ड से एसोसिएटेड डेंसिटी एनर्जी डेंसिटी होती है उसके फॉर्मूले, ये दो फॉर्मूले आप और याद रखना। याद करा दूँ साथ में, दोनों में 1/2 लिखो। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक इसका स्क्वायर कर दो, यहाँ पे भी 1/2 लिखो। मैग्नेटिक फील्ड वाला है तो बी का स्क्वायर कर दो। अब इसमें जो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है मल्टीप्लाई में रहती है, इसमें मैग्नेटिक परमिटिविटी जो है डिवाइड में आ जाती है। ये जो दो फॉर्मूले हैं आप याद रखोगे, नहीं करते। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, गामा या हीलियम नाभिक, तो इसका आंसर है प्रोटॉन। जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं वो अल्फा, बीटा, गामा ये सब एमिट करते हैं। तो हीलियम का नाभिक कुछ नहीं है, अल्फा ही पार्टिकल है। अब गामा किरणें करते हैं। इलेक्ट्रॉन, अब देखो बीटा डिके में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और उसका एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन। तो अगर एक ऑप्शन पॉजिट्रॉन भी होता तो वो भी एमिट करते हैं, ठीक है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पॉजिट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन का ही एंटी पार्टिकल होता है, लेकिन प्रोटॉन नहीं करते हैं। तो प्रोटॉन यहाँ पे राइट आंसर हो गया। ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था कोस्ट गार्ड में कि गामा पूछा गया था, प्रकाश तरंगों की प्रकृति किसके समान है। कुछ ऑप्शंस थे अल्फा, बीटा, गामा, ऐसे एक्सरे। तो जो गामा किरणों का नेचर है वो लाइट प्रकाश तरंगों के समान है, ठीक है। अब यहाँ पे गामा का पेनिट्रेटिंग पावर भी सबसे ज़्यादा होता है। और दूसरी बात आपको याद ये रखना है, एक क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए कि विद्युत क्षेत्र जो है विक्षेपित कर सकता है, आपको कई ऑप्शन होगा, एक ऑप्शन होगा एक्स किरणों को, एक ऑप्शन होगा अल्फा किरणों को, एक ऑप्शन होगा गामा किरणों को, एक ऑप्शन हो सकता है न्यूट्रॉन को। तो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन आएगा अगर विद्युत क्षेत्र किसे विक्षेपित कर सकता है तो हमारा आंसर हो जाएगा अल्फा पार्टिकल। क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं वो कोई चार्ज होल्ड नहीं करती, कोई चार्ज नहीं होल्ड कर सकती, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उन्हें डिफ्लेक्ट नहीं कर सकता। न्यूट्रॉन पे भी कोई चार्ज नहीं होता, तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा अल्फा पार्टिकल। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर प्योर जर्मेनियम का क्रिस्टल बिहेव करता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है सारे ही एग्जाम में, चाहे एयरफोर्स का हो, चाहे नेवी डबल ए SSR का हो। इंपॉर्टेंट बहुत है ये क्वेश्चन, अचालक की तरह, ठीक है। इंसुलेटर की अगर एब्सोल्यूट जीरो परम शून्य ताप होता कितना है, -273 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अगर पूरा एक्यूरेट लिखा होगा कहीं तो -273.15 या 16 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर पर जो जर्मेनियम, वैसे जर्मेनियम कैसा होता है, अर्धचालक होता है, लेकिन परम शून्य पे कैसा हो जाता है, कुचालक हो जाता है। अब अगर अर्धचालक से आप याद रखना प्रॉपर्टी इसकी कि अगर जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनका अगर ताप आप बढ़ाओगे तो उनका रेजिस्टेंस घटता है, उनका प्रतिरोध जो है वो घटता है। इस प्रॉपर्टी को पूछा जा सकता है आपसे, जो किसके लिए, सेमीकंडक्टर के लिए। अब क्रिस्टल को देख के मुझे एक क्वेश्चन याद आ रहा है जो एयरफोर्स में पूछा जा चुका है कि क्रिस्टल कंस्ट्रक्शन के में कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज करा जाता है, क्रिस्टलीय संरचना में कौन सा विद्युत चुम्बकीय विकिरण प्रयोग किया जाता है। तो आंसर है एक्स रेज। जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, जैसे कि मैं फिर एक बार लिख दूँ, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, ठीक है, विजुअल और अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज, गामा रेज, इनका आप ऑर्डर जरूर याद रखना। इधर इनका फ्रिक्वेंसी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, पेनिट्रेटिंग पावर का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, वेवलेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। यानी कि सबसे अधिक आवृत्ति होती है गामा रेज की और सबसे कम होती है, लोएस्ट फ्रिक्वेंसी होती है रेडियो वेव की। इन सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर जो है वो ट्रांसवर्स होता है, अनुप्रस्थ होता है, ठीक है। और इनके यूजेस बहुत आते हैं, जैसे पूछा जाएगा ग्रीन हाउस गैसेस में कौन सा यूज किया जाता है, इंफ्रारेड। आपसे कहा जाएगा कोहरे के पार, धुएं के पार कौन सा देखने के लिए कौन सा यूज किया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। कहा जाएगा फॉल्स करेंसी को डिटेक्ट करने के, ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। आप ये वाला वीडियो जरूर देख लेना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाई लक्ष्य एयरफोर्स, यूट्यूब पे सर्च करना, मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, उसको आप जरूर देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से क्या उचित है। तो नाभिकीय विखंडन और संलयन, फ्यूजन फिजन, ये कॉन्सेप्ट्स आप थोड़े अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए इंक्लूड किया कि आप जो है न्यूक्लियर एनर्जी है, नाभिकीय ऊर्जा, देखो मॉडर्न फिजिक्स पे ज़्यादा फोकस रखना। आप पूछते हो सर कौन से चैप्टर पढ़ूं, तो मैं इन क्वेश्चंस के थ्रू आपको बता रहा हूँ कि आप कहीं से भी, पूरा यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने पढ़ाया हुआ है, आप सिंपली सर्च करना जितने मॉडर्न फिजिक्स के चैप्टर हैं। जैसे आज ही आप न्यूक्लियर एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा पढ़ डालो, ठीक है। तो संलयन क्या होता है, जो संलयन में क्या होता है, हल्के हल्के नाभिक जो है वो निर्माण करते हैं भारी नाभिक का, तो इसका आंसर हो जाएगा हल्का, इसके लिए ये प्रॉपर है। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सूर्य की जो विकिरण ऊर्जा है उसका स्रोत क्या है, तो नाभिकीय संलयन है उसका भी, ठीक है। आपसे युग्म उत्पादन का क्वेश्चन है, युग्म विनाश, इनको आप डिटेल में इनकी डेफिनेशंस पढ़ लेना, क्योंकि मैं अभी आपको बता दूं कि गामा किरण के फोटोन से जो है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन उत्पन्न होते हैं, उसको युग्म उत्पादन कहते हैं। तो आप अभी रट तो लोगे फॉर अभी के लिए, लेकिन आप एग्जाम में क्या पता युग्म विनाश वाला क्लिक कर दो। तो आपको मैं क्या कह रहा हूँ कि नाभिकीय ऊर्जा
यहाँ से क्वेश्चंस बनने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। तो आप न्यूक्लियाई जो एनर्जी है, नाभिकीय ऊर्जा है, विखंडन, संलयन, पेयर प्रोडक्शन, युग्म विनाश, ये सब कुछ पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा मापी को वोल्ट मीटर में परिवर्तित करने के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे दो बातें आपको लिख लेनी है अपनी नोटबुक में कि अगर धारा मापी को वोल्ट मीटर में परिवर्तित करना है तो हाई रेजिस्टेंस सीरीज में लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आंसर तो हो गया डी। लेकिन अगर कहता कि धारा मापी को अमीटर में बदलना है, अगर अमीटर का क्वेश्चन आता तो हमारा कम प्रतिरोध जो है वो पैरेलल में लगाते, तब आंसर हमारा सी हो जाता। दो बातें आप याद रखो।